श्रीकृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसी पुष्पसङ्काशम् हारनुपुरशोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्त पूर्णचन्द्रनिभाननम् विलासतकुण्डलधरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दरागन्धसंयुक्तम् चारुहासं चतुर्भुजम् बर्हिपिञ्चावचूडाङ्गम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षम् नीलजीमुत्सन्निभम् यादवानां शिरोरत्नम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलीसंयुक्तम् पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकाणामकुचद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् श्रीनिकेतं महेश्वासम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कम् वनमालाविराजितम् शङ्खचक्रधरं देवम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यम् प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरात् तस्य विनश्यति। ओह, सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अविनाश जी, स्वामी जी, डव जी, गीता जी, अर्चना जी, उर्मिला जी, बाला साहब जी, इंदिरा जी, अमित जी, स्वामी जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्णा। तो आज मेरे को रोज सोचना पड़ता है मैं कौन से टॉपिक पे करूं। मैंने बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर स्ट्रीम करी है और आज मैंने इसीलिए एक स्ट्रीम रखी क्योंकि मैंने एक छोटा सा एक वर्ड पढ़ा था और वो कहता है कि मैं आप जी के साथ शेयर कर दूंगी कि दादी गुलजार ने एक मुरली में एक था दादी गुलजार के साथ एक साक्षात्कार। तो उसमें उसने कहा है कि ब्राह्मण जीवन का अनुशासन ये है कि जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो शव का अंतिम संस्कार करने से पहले दिन भोग लगाया जाता है और फिर 13 दिनों के लिए भोग लगाया जाता है, वो जो भी है। फिर उसने ये भी कहा है कि सतयुग में जो है वो बेक्ड गुड्स मिलेंगे। वो कहती है हाँ, ये कहती है मुरली में गुलजार के साथ एक साक्षात्कार। उसमें वो कहती है कि अप्रैल 2005 से 25 वर्षों में विनाश की योजना बनाना ठीक है और सतयुग में पका हुआ भोजन होगा, बेक्ड और फलों का रस, मक्खन और दूध। ये बहुत छोटी सी स्ट्रीम होगी और मैं मेरी स्ट्रीम यहीं पर खत्म है। मतलब मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये कहाँ लिखा है, दैट्स इट। और फिर आप आके इसी पर डिस्कस करें क्योंकि मुझे आज कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा था तो मैंने इसी पर रखा है। तो यही है कि इसने गुलजार के साथ एक साक्षात्कार, इसमें लिखा है कि बाप
ये भी कह रही है कि मुरली में इसका क्या औचित्य है, तो वो कहती है कि बाप दादा ने उसे बिना जाने ही उसे पकड़ लिया। मतलब ये एक्चुअली में ये एक थ्रेड था, वो इस बात पे है कि शुरू से शुरू करती हूँ। देखिए, यहाँ पर विदेश में कोई किसी के घर में एंट्री लेता है तो लोग गन्स रखते हैं, वो भई मार देते हैं उसको, शूट डाउन। यूएस में तो ऐसे ही है। और यहाँ पर कनाडा में भी ऐसा है कि कोई किसी के घर में एंट्री नहीं लेता है, राइट? इंडिया में भी नहीं कोई किसी के आपकी परमिशन के बिना। तो आपके शरीर में कोई कैसे घुस सकती है दूसरी एनर्जी विदाउट परमिशन? तो ये बहुत ही अनएथिकल है। और जैसे कि ये गुलजार कुछ काम कर रही थी, भोग लगा रही थी या कुछ टोली दे रही थी, उस समय बाबा जो हैं उसके तन में प्रवेश कर गए। मतलब विदाउट इन्फॉर्मिंग कोई कुछ भी काम कर रहा हो तो उसमें जो है एनर्जी प्रवेश कर गई। तो ये वाला थ्रेट था। तो इसमें वो इस बात पर कह रही है कि भई ये कैसा वो है कि बाप दादा ने उसे बिना जाने उसे पकड़ लिया, जबकि लेखराज कृपलानी की मृत्यु के बाद भोग लगा रही थी, उसने अचानक शरीर छोड़ दिया था। मैंने अभी तक यह सब नहीं पढ़ा है, शायद अन्य कर सकते हैं और टिप्पणी कर सकते हैं। और मेरे को प्रॉब्लम इसके बाद की लाइन में है, वो कहती है कि अप्रैल 2005 से 25 वर्षों में विनाश की योजना बनाना ठीक है, और सतयुग में पका हुआ भोजन होगा, बेक्ड फूड होंगे, फलों का रस, मक्खन और दूध। तो फिर क्वेश्चन ये है कि सतयुग में लोग भोजन कैसे सेकेंगे? क्या परमाणु ऊर्जा पर माइक्रोवेव ओवन चल रहे होंगे? यही है। परमाणु ऊर्जा पर क्या माइक्रोवेव ओवन चल रहे होंगे? बाकी औरों ने लिखा है कि जब वो दादी गुलजार से मिले तो वो टेनिसन रोड के दरवाजे की ओर जा रही थी। लंदन में उसकी पहली यात्रा थी और बहन जयंती अनुवादक थी, और उसने कोने की दुकान के ऊपर एक छोटा सा फ्लैट था, फल परोसा गया और उसने सभी से पूछा कि जान ने उनके लिए क्या किया है। तो दादी जानकी ने एक हाथ से हवा पकड़ के कहा, बाबा मेरे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उसने अंग्रेजी में ये कहा था। दादी गुलजार ने मुझे एक राजकुमार की तरह महसूस करने का अनुभव दिया है। ये मेरे रोजमर्रा के अनुभव के विपरीत था। मैं चुपके से फैसला किया कि वह जहाँ भी जाएगी मैं उसके साथ जाने की कोशिश करूंगा। वह बड़ी कुशल थी। उसने एक कक्षा दी कि इस समय वह बाबा के साथ सभी का संबंध था जो सबसे बड़ा महत्व था। और अगर किसी भी आत्मा को उस संबंध को विकसित करने से दूसरे को विचलित करना चाहिए तो एक बड़ा नुकसान करेंगे। यानी कि अब यहाँ पर कंपटीशन भी हो रहा है कि बाबा किसके हैं। मतलब अब दादियाँ भी इतनी सारी हैं, तो लोगों में ये स्पर्धा भी चल रही है कि दादी किसकी किसकी है। तो ये है। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या सतयुग में बेक्ड गुड्स होंगे तो माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब कुछ फैसिलिटी दी जाएगी कि नहीं? अ, ये कह रही है, मुरली की पुष्टि के लिए अर्जुन को धन्यवाद। यह एक उचित प्रश्न है। मेरी भावना ठीक उसी कारण से है जैसे सभी परंपराओं में आत्मा भोजन की पेशकश की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसे या भक्तों की भेंट के अनुष्ठान मानसिक संबंध को खिला रहे हैं, दूसरे शब्दों में एक प्रकार का जादू। तो सवाल ये है कि BKWSU के भीतर भोग की पेशकश क्यों की जाती है? उनकी आत्माओं को खिलाने या भक्तों को कुछ भक्ति प्रथाओं को खिलाने के लिए? सीधे शब्दों में कहें तो उनकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए, उनका मनोरंजन रखने के लिए, एक अच्छा शो है। ये कह रहे हैं लेखराज कृपलानी की तुलना में BKWSU ज्यादा स्पूक्स है। मतलब और मुझे लगता है कि उनके अनुष्ठानों का एक हिस्सा उन्हें उस राज्य या स्थान पर बनाए रखना है जो वे हैं, चाहे वे भूखे भूत हों या असुर या जो भी है आप उन्हें कॉल करना चाहते हैं। भूखे भूत, वाह! ये एक स्ट्रीम का वो हो सकता है टाइटल, भूखे भूत। इसमें तो अनुप्रास अलंकार भी है। भा और भा, भूखे भूत। हिंदी में सिखाते हैं ना अनुप्रास अलंकार, तो इसमें तो मुझे अलंकार भी नजर आ गया है।
तो मैं एक लिंक दे देती हूँ और आप लोग आके इस पर बोलिए। मुझे और कुछ नहीं बोलना, आज तो मैंने ऐसे ही एक टॉक रख दिया है और एक टॉपिक दे दिया है कि सतयुग में कैसा भोजन होगा। मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप लोग आ सकते हैं। तो मैं यही सोच रही थी, गुलजार के साथ साक्षात्कार, इंटरव्यू विद गुलजार। इसमें दिया है वो कि बेक्ड गुड्स होंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या बेक्ड गुड्स होंगे? कोई आइए, आज तो सपना जी, सरोज जी, आप आके बोलिए कुछ। मैं जब तक लिंक दे देती हूँ कुछ लोगों को, ताकि कुछ बात करने को हो। मेरे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो डेली ही स्ट्रीम लगाती हूँ। अब कोई उसमें आ नहीं रहा तो फिर मैं क्या बताऊं। एक तो अजय जी को तो दे ही देती हूँ मैं। ये लोग तो खूब अच्छा बताते हैं। अजय जी हो गए, और मंजीत जी हो गए, और अरुण जी को भी दे देती हूँ एक लिंक। हालांकि इन लोगों का फर्ज है कि ये खुद ही जुड़े, क्योंकि इनको ही अपने आप से जुड़ना चाहिए। सरोज जी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मैडम जी जय श्री कृष्ण। सभी सनातनियों को राम राम जी। जी, आपका क्या और कहना है? दादी गुलजार कहती है कि सतयुग में, स्वर्ण युग में बेक्ड गुड्स मिलेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बेक्ड तो ये तो अभी कलयुग के ही तो खाने हैं, ये सतयुग में कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं ये। जब ये बिल्डिंग ये सड़ा मटेरियल। सड़ा के अन्न तो ये सड़ा सड़ा के अन्न तो अभी कलयुग में ही खाने का है। उस समय तो बढ़िया मक्खन मिश्री और गऊ से पदार्थ वगैरह सब ये सतयुग के ही तो भोजन लिखा होंगे। है, मतलब उसने दूध मक्खन तो लिखा है, पर साथ में बेक्ड गुड्स भी लिखा है। तो ये तो भोजन को सड़ा करके खाने वाली विद्या है ना। ये तो बेक्ड वाले तो कैसे फर्मेंटेशन करके और उसको सारे ये मतलब ब्रेड वगैरह ये सबको तो ये ऐसे सड़ा करके ही तो बनाते हैं। मेरा मतलब ये है कि इससे ये भी पता चलता है कि स्वर्ण युग जो है वो विदेश में है, क्योंकि विदेशी लोग फ्राइड कम खाते हैं, बेक्ड ज्यादा खाते हैं। इनका स्वर्ण युग यहाँ पर है, ऐसा लगता है। तो ये इनको ये चीजें पसंद है इसलिए कह रहे वो खा रहे हैं, अभी खाते होंगे वो जब जिंदा थे तब, तो इसीलिए कह रहे होंगे कि हम तो सतयुग में ही हैं। हम्म। अच्छा, ये लोग जो हैं वो भी 13 दिन का भोग लगाते हैं। मतलब जब 13वीं करना और ये सब तो करते हैं। ब्रह्म कुमारियां जब मर जाते हैं तो 13 दिन तक खाना देते रहते हैं, ऐसा कुछ लिखा है इसमें। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये केवल भोग लगाते हैं बाबा के भोग लगा रहे हैं, उस प्राणी के नाम का भोग लगा रहे हैं। और वो सब रहते हैं वहां पे जो सब खाते ही हैं वहाँ।
ऐसे जो जो वहाँ पे संस्था में जाते हैं भाई बहन जो भी हैं गांव के सब जगह से, जिसका टर्न होता है उस समय लगाते हैं ये। मेरे को तो इनका एक भी कल्चर पसंद नहीं आया सही में। इनका तो मतलब जैसा, खैर उस समय तो पता नहीं कैसे चले जाते थे, वही वास्तव में सम्मोहन विद्या के तहत ही हम खींचे चले जाते थे। और कोई हमको सही बात कहते थे तो भी हम नहीं मानते थे उनकी बात को। हमारे घर परिवार के पड़ोसी सब जने कहते थे कि कहाँ फंस गए, कहाँ जा रहे हो तुम, तो हमको सुना ही नहीं देता था, जैसे लगता हमको कोई खींच रहा है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और हम चले जाते थे। तो फिर घर वाले भी क्या करते, भाई वो कह रहे हैं जब जा रहे हैं इनको वहां पे अच्छा लग रहा है तो वो जाओ। किंतु अब जैसे सोच रहे हैं ना, छोड़ दिया ना, तो उस समय तो उनकी केवल अच्छा ही दिख रही थी उनमें, चाहे बुरा ही है तो भी अच्छा ही दिख रही थी। किंतु अब हम उसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं कि इनमें अच्छाई कौन सी बात थी और बुराई कौन सी बात थी। अच्छी बात तो यह मीठे मीठे बन करके सबको फंसाना। के बाद में यहाँ वहाँ अंदर खड़ी है, कल को अरुण जी, आप किसी से बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं? अरुण जी, समझ में नहीं आ रहा आप हमसे बात कर रहे हैं? ठीक है, भेज दे। वो हाइट नहीं हो गई है, दूसरों से बात कर रहे हैं। है ना 10 फुट की हाइट पास होती है ना, बात खत्म। तो माई कौन है? अरुण भाई जी, राम राम जी। राम राम अरुण जी और संजना जी। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि दादी गुलजार कहती है कि सतयुग में जो है वो एक ऐसा नहीं हुआ, मैं अपनी बात बता देता हूँ। तो सतयुग में जो है वो बेक्ड गुड्स मिलेंगे, तो क्या वहां पर माइक्रोवेव और परमाणु ऊर्जा ये सब होगा? संजना जी, आपका क्या विचार है, बोलिए। हाँ जी मैम, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जी। हाँ मैम, ये एक्चुअली मैंने भी पहली बार मैंने ये सुना है, बिकॉज जब हम बीके में थे और जब हमने मुरली पढ़ी है तो उसमें दादी गुलजार की क्लास भी हुई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि सतयुग में सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल होंगी, मतलब वहाँ पे सब कुछ रॉ होगा और ऐसे कोई कुक्ड फूड्स वगैरह या कुछ ज्यादा मिर्च मसाला वाला अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे। तो हमें तो यही बताया गया था। तो मतलब बेक्ड होने से मिर्च मसाले का कोई लेना देना नहीं है। आप बिना मिर्च का बेक्ड खा सकते हैं। यहाँ तो लोग ज्यादातर मिर्च थोड़ी ना खाते हैं, बेक्ड गुड्स खाते हैं। और इंडिया में ज्यादातर तली हुई मिठाइयाँ मिलती हैं, और यहाँ पर सारी बेक्ड वाली चीजें मिलती हैं। तो दादी गुलजार से एक साक्षात्कार में गुलजार दादी ने कहा कि दूध, मक्खन और बेक्ड गुड्स मिलेंगे स्वर्ण युग में। हाँ तो मैम, ये तो बोला गया है कि बेक दूध और बेक घी की करने के नदियां लिए बहेंगी। ओवन की जरूरत होती है, बेक करने के लिए ओवन की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ओवन में जो माइक्रो रेडिएशन होता है, या कन्वेंशनल ओवन में जो भी हम्म। साइंस होती है, तो वो सब कुछ रेडिएशन उस तरह की प्राप्त होगी, मतलब सतयुग में। ओके मैम, क्योंकि जब हमें एक बार एक्चुअली जब मैं ज्ञान में थी तो एक बार मधुबन से एक पत्र आया था जो सेंटर में भी सब दीदी ने सबको पढ़ के सुनाया था, जिसमें पूरा मतलब ये वर्णन किया गया था गुलजार दादी के थ्रू। उन बताया था कि वो वतन में गए थे, सूक्ष्मतन, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने उनको पूरा सतयुग का साक्षात्कार कराया था, मतलब ऐसे हमको बोला गया था। तो गुलजार दादी ने वहाँ पे क्या क्या देखा वो सब कुछ वर्णन करके वो पत्र सारे सेंटर्स को भेजा गया था। ये मेरे ख्याल से कुछ 2008 या 9 की बात है। तो हमें ये बताया गया था कि सिर्फ फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनके जूसेस हैं, तो ऐसे आपको खाना वहाँ पे मिलेगा, ताकि उसकी वजह से आपकी आयु भी वहाँ पे बहुत बड़ी होगी, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो बेक फूड का तो मैं मुझे, क्योंकि मैंने सुना नहीं, मतलब अभी आपने जो मुझे बताया वही मुझे पता लगा, क्योंकि मैंने वहां तो नहीं सुना था ये वाला कभी कि बेक फूड वाला जो बात है। मे भी हो हाँ, सकता है।
हाँ, दादी गुलजार के साथ एक साक्षात्कार में, मतलब यहाँ पर एक्सबी केस ने सब कुछ पढ़ रखा है और ओके। उन्होंने वो लाइन कोट करके बोला है कि वहां पर दूध, मक्खन और बेक्ड गुड्स होंगे। गुलजार मतलब ये के साक्षात्कार किसको हुआ था मैम, गुलजार दादी को हुआ था? बेक्ड, हाँ ये होगा, बेक्ड फलों का रस, मक्खन और दूध। हाँ, तो फलों का रस तो मुझे पता है, उन्होंने यही बोला था कि जो फल के रस होंगे ना, वही वही वहाँ पे उसी का खाना होगा, मतलब फ्रेश फ्रूट्स होंगे और फलों के रस होंगे, तो यही बताया था। और दूध और घी की नदियाँ बहेंगी, मतलब, और शेर और बकरी एक ही, मतलब एक ही जगह पानी पिएँगे, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। हाँ, ये तो मैंने राधा स्वामी उसमें भी पढ़ा था कि भेड़ और बकरी एक जगह करेंगे। सतीश जी, मंजीत जी, आप लोगों का देखो स्वागत है। मीन्स मैं आप कुछ और दोनों हो से सकता मैं है। पूछना चाहती हूँ कि आपने गुलजार दादी के साथ एक साक्षात्कार जो है वो आपने पढ़ा है क्या? उसमें दादी गुलजार कहती हैं कि जब स्वर्ण युग होगा तो फलों का रस, बेक्ड गुड्स, मक्खन और दूध मिलेगा। तो बेक्ड गुड्स होने के लिए ओवन होना जरूरी है, तो क्या सतयुग में ओवन होगा? बोलिए सतीश जी, पहले बोल लीजिए। पहला तो मेरा इस प्रश्न के ऊपर रिवर्स प्रश्न ये है कि इनके हिसाब से सतयुग आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी तो कितनी फेल हो गई और कितनी फ्लॉप हो गई है। तो मैं तो अभी इस मत का हो गया हूँ कि इनकी जो भी डेफिनेशन है, जो भी इनका ज्ञान है, जो भी इन्होंने बताया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब मतलब एक मनगढ़ंत कहानियां है। मैं तो इस पे पूरा मेरा विश्वास उठ चुका है अभी। और ये सेकंडली अगर कोई इंटरव्यू, कॉन्सेप्ट है सतीश जी, ये इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो सनातन का है। इन्होंने तो उसकी गणना बुरी करी है कि भाई 1250 का होता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरा वो दिया हुआ है कि कितने वर्षों का एक कल्प होता है। तो ये जो द्वापर, त्रेता, ये सब हमारे सनातन का है चुराया। हाँ, तो सतयुग अगर मान लो अपन थोड़ी देर के लिए अपन ये कर लें कि जैसे आ भी रहा है, उसमें जो खाने की व्यवस्था होगी वो बीके की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे बताई गई है। जैसे आपने अभी जो बोला कि इनके इंटरव्यू में किसी में बेक फूड का बोला है, जबकि बीके ललित जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहां पे, उनके उनकी पूरी किताब है इसके ऊपर कि प्राकृतिक, उस टाइम प्रकृति के हिसाब से ही होगा। प्रकृति हमारी जो पोषण करेगी, जिसमें फल रहेंगे, रस रहेंगे और दूध और ये मतलब वहां की जो गायें रहेंगी वो पूरी दूध से भरी पूरी रहेंगी और वही हमारा पेड़ आहार रहेगा सारे, जो प्रकृति, हाँ, जो प्रकृति देगी। हाँ, मतलब तो उसमें ह्यूमन बेक्ड क्रिएशन नहीं होगा उसमें। ओवन हाँ, होना जरूरी है ना। बेक्ड गुड्स के लिए तो ओवन होना जरूरी है। जी जी। तो मतलब इनके मुरलियों में भी आया है कि उस टाइम जो प्रकृति आपको प्रोवाइड करेगी जो भी है, और वो इतनी शक्तिशाली होंगे, उसमें इतनी दिव्यता रहेगी कि मतलब आपकी बुद्धि उस टाइम वो भोजन खाने से सतो प्रधान और कोई भी तामसिकता उसमें नहीं रहेगी उसमें। ये तो वेदों में ही दिया है। तो अब लेकिन ये बेक्ड गुड्स जो इन्होंने बीच में लगा दिया है, तो ये कहीं से कॉपी पेस्ट करके बोलते हैं, मतलब दिमाग से तो बोल नहीं रहे, जो मुंह में आया बोल रहे हैं। ये क्या है, टाइम के हिसाब से चेंज होते जाते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने सोलर प्लांट वगैरह कुछ लगाया होगा उस टाइम, तो वो उसको फिर वहां के जो बेवकूफ लोग बैठे होंगे सुनने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए या प्रोवोक करने के लिए कि देखो अभी सतयुग की जो तैयारियां हो रही हैं उसकी ये निशानियां हैं। मतलब ये द्वापर युग, अपने संगम युग पे इसकी तैयारियां होती रहती है जो सतयुग में हमको ट्रांसफॉर्म होना है। तो इन्होंने वो सोलर प्लांट वगैरह कुछ लगाया होगा या कुछ सेवा के लिए उनका आयोजन होगा। तो ये अभी अगर संस्कार नहीं भरेंगे बेक फूड खाने के, अगर सोलर प्लांट के हिसाब से आप पैसा नहीं दोगे या सेवा नहीं करोगे, तो आपको सतयुग में भी वो वहां पे मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी आपको बीज बोने हैं, संगम युग पे बीज बोने हैं, ताकि आपको उसकी प्रारब्ध जो है वो सतयुग में जाके मिलेगी। तो ये क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं, मेरा एक मतलब क्वेश्चन जैसा और समय रहता है। अगर हाँ। इनका सब कुछ डायनेमिक है और जो है अपने अपने आप में चेंजेस करते रहते हैं, जैसा कि आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो ये बताइए जब नई दुनिया में मटेरियल दूसरा होगा, इनकी एक मुरली कहती है कि नई दुनिया का सामान, खनिज जो है वो नई दुनिया बनाने में लगेगा, तो फिर ये पुरानी दुनिया में इतनी लैंड और प्रॉपर्टी क्यों बना रहे हैं? इनको सारा मटेरियल तो नई दुनिया का नई दुनिया में से लेना चाहिए। वो लैंड लैंड और प्रॉपर्टी आपके लिए बना रहे हैं कि ताकि यही स्थान जो है वो बाद में एशलम बनेंगे, जब विनाश का समय आएगा तो इतने
जो ये भवन बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं और मधुबन में इतने सारे व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और सारे बच्चों के लिए है। मतलब भगवान के जो बच्चे बने, जिन्होंने भगवान को पहचाना है, उनके लिए वो एशलम के स्थान बनेंगे, वहां पे वो लोग आके शेल्टर लेंगे, और वही बच्चे पहुंचेंगे जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा और भगवान के मार्ग पर चले होंगे, श्रीमत पर चले होंगे, वही पहुंच पाएंगे वहां पे। तो वहां पर इसलिए अब तुमको बीके अभी रहेंगे, मेरा मतलब क्या बीके उसमें रहेंगे आगे कि नहीं रहेंगे? हाँ, बीके ही रहेंगे। बीके में जो वो भी जो सिंसियरली जिसने फॉलो किया है बाबा की श्रीमत को, जिसने माना है, वही पहुंचेंगे। मतलब तो अब उनको देखो, जो श्रीमत की उसके व्याख्या मैं वहां कर की दूं। जो नई दुनिया बनेगी, उसके मटेरियल से जो भवन बनने चाहिए उसमें रहना चाहिए बीके को। तो वो तो देवी देवता है, तो उनको तो अच्छे मटेरियल, जो नई दुनिया का, गंदी दुनिया कलयुग के मटेरियल से नई दुनिया में क्यों ले जाओ उसको? अभी नहीं, दीदी जी, मैं एक बात बता रही हूँ, बीके वाले सभी छोड़ छोड़ के भगेंगे। एक बार इनकी मुरली में आया था, ये सब जितने भी वहां रह रहे हैं ना माउंट आबू में, ये सब भगेंगे। और यहाँ पर जो जो सतयुगी है वास्तव में, जो सनातनी है, वो आके रहेंगे। ये सब भगेंगे क्योंकि वहां पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है। इसका वो तो इसलिए ये अपने कोई अपने मुरली है? ये लेटेस्ट मुरली चल रही है आजकल, टॉप 10 पे कौन सी चल रही है? नहीं, वो एक मुरली के अंदर आया था ऐसा। उस समय मैं जाती थी जब बताया था, जो अंदर है वो बाहर जाएंगे और जो बाहर है वो अंदर आएंगे, ऐसा था उस मुरली में। तो उसके अच्छा, अनुसार तो ये उनको जितने भी थे आश्वासन वो देने के भगेंगे। लिए, जो 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 शोषण सह के चुप हो रही है ना, उनसे काम निकलवाना है, तो उनको ऐसे कह के बहला देते हैं। हाँ, ये इनका ट्रिक था। ये हाँ, एक युक्ति ये है। ट्रिक था, किंतु ये सत्य होगा जी। क्योंकि अब इनको गवर्नमेंट सब भगाएंगे वहां से, और सब गवर्नमेंट के अंडर में लेंगे। ये सब जितने भी भवन वगैरह सब है, और इन सबको भगाएंगे वहां से। जी। अ, और मैम ये मंदिर भी की एक्चुअली आपका कई क्या बार कहना मैंने भी है? क्वेश्चन भी मैंने किया था कि जो सतयुग आएगा वहां पे मुरलियों में लिखा है कि वहां पे हीरो के महल बनेंगे। मतलब जो महल में ना बिल्कुल पत्थर नहीं होंगे, हीरे जड़े होंगे दीवारों पे। तो मैंने पूछा भी था कि कंस्ट्रक्शन कौन करेगा और कितने दिन में वो रेडी होगा, कैसे वो प्लान तैयार होगा। तो उन्होंने बोला वो सब बाबा का काम है, वो सब हो जाएगा अपने आप। हाँ, मंजीत जी, आपका क्या विचार है ये बेक्ड फूड्स के बारे में? सत श्री अकाल, सीताराम सच सबको। में, ओवन होंगे पहली वहां बात पे तो क्या? पहली बात तो मैं मुरली को मानता ही नहीं हूँ। सब झूठ, इतना झूठ है कि पूछो मत। अभी जिसने बोला कि वो माउंट आबू के अंदर जाके इनको भगाया जाएगा, वो बात तो सत्य है। वो काम हो चुका है चालू, और वहाँ भागना चालू हो गए, लेकिन सब गुप्त रूप से। अब ये बैग की बात है, तो मैं आज आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, और आप मेरे से प्रूफ मत मांगना, मैं खुद ही प्रूफ हूँ। गुलजार, रतन मोहिनी और ये आठों ज्योति, ये सब मेरे घर में आके 1980-82 के अंदर मटन और मुर्गे का और बकरे का मटन आके खाती थी, और विद्या पैसे देती थी 100 रुपए, मैं 20 रुपए किलो में लाता था 5 किलो। आपका तो जन्म ही नहीं हुआ होगा, कैसी बात कर रहे हो? ये दादियां तो इतनी बूढ़ी हैं। अरे अब आप 80-82 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय में 10 साल 11 साल का था। मालूम नहीं, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, फिर वही बात है और मंजीत अगर जी। जिसको प्रूफ मैं चाहिए अगर वो, विश्वास कर भी लूं तो बाकी लोग तो नहीं करेंगे ना इस बात पे, तो फिर बातचीत हो गई। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये झूठ बोलने का काम इन नहीं, ब्रह्मा तो एक कुमारियों का बात है। है ना मंजीत और जी, मैं खुद लेके आपकी आया बात हूँ। अगर वो झूठी व्यक्ति नहीं है, अभी कल आपकी बात कल ही मेरे झूठी को नहीं मिला था, है, 25 साल से वो बीके में एक मिनट, ज्वाइन था। सुनो मेरी पूरी बात सुन लो। बीके बीके सुनो वो छोड़ के आया और मेरे आपकी सामने बात आके अगर रोया। झूठी नहीं भी है तो दूसरे लोग तो आगे झूठ बोल सकते हैं ना। अगर हम बातचीत ही सबकी ओके कर दें, फिर बाकी लोग बोलेंगे हमारी बात भी मानो, फिर वो कुछ अनाप शनाप बोलने लगेंगे, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर सब लोग आके बोलेंगे आप मंजीत जी की बात मान रहे हो तो हमारी भी मानो। नहीं तो तो फिर वो जिसको प्रूफ चाहिए मेरे पास भेज दो, मैं वो व्यक्ति जिंदा अभी अभी उसकी उम्र है करीब 72-73 साल, और रतन मोहिनी भी जिंदा है। रतन मोहिनी को यहाँ बुलवाओ और मुन्नी बाई को बुलवाओ, वो बताएंगे। फिर मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा और नाम पता सब बताऊंगा अच्छा कि मंजीत मेरे जी, साथ।
मैं मेरे साथ साइकिल पे बैठ के रतन मोहिनी जाती थी। अच्छा, एक मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछती हूँ। एक लड़की, उसका सारा शरीर सूज जाए, अगर मतलब स्वेल कर जाए, और क्या हो जाए, एक सेकेंड, बच्ची है और वो सारा उसका शरीर सूज जाए, मोटा हो जाए, और उसका, एक सेकेंड, क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, कहाँ पढ़ा था मैंने, हाँ, किसी का शरीर सारा सूज जाए, वो जबकि डायरिया से हो और शरीर सूज जाए और नींद ना आए, तो ऐसा हाल किसका होता है, कोई बता सकता है? शरीर और मुंह सूज गया, कौन सा बच्चा है जिसका शरीर और मुंह जो है सूज जाता है? संजना जी आप जानती हैं, या अरुण जी? मेरी कोई आवाज आ ऐसा, रही है? सभी को नमस्कार। जी जी, राम राम आपको। राम राम अरुण राम जी, राम। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सतयुग में ओवन होंगे क्या? सतयुग में? गुलजार दादी के साथ एक साक्षात्कार में गुलजार दादी कहती है कि स्वर्ण युग जब होगा तो दूध, मक्खन, फलों का रस और बेक्ड गुड्स मिलेंगे। तो तो मेरे बेक तो ख्याल से गुलजार, ओवन में होता है, बेक तो ओवन में ही होता है, तो क्या वहां पर ओवन होगा स्वर्ण युग में? जी मैं वही कहना चाहता हूँ, गुलजार दादी और उनके लेखराज जी स्वर्ग में जा चुके हैं, फिर भी आ रहे हैं किसी के शरीर में। जो स्वर्ग जा चुका है वो वापस लौट के क्यों आएगा किसी के शरीर में? लेखराज जी वापस क्यों प्रवेश किसी के शरीर में करना चाहते हैं? या तो स्वर्ग गए नहीं है, और ओवन होगा, बिजली नहीं रहेगी तो ओवन कहाँ से होगा? ओवन चलता किससे है? ज्यादा ये भूल गई थी कि ओवन बिजली से चलता है या सूर्य रोशनी से चलता है, जो बैटरी हमने इन्वेंट की है। तो शायद स्वर्ग में तो होगा नहीं। तो हो सकता है इनके ख्वाबों में होता हो, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए आप लोग कंटिन्यू रखिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरे को ना इससे भी बड़ा अच्छा एक टॉपिक मिला है, आज ही उसको भी कर लूं। तो उसमें यही है, मेरे को अभी अभी पढ़ते पढ़ते ही पता चला है, गुलजार के साथ साक्षात्कार में और भी कुछ बातें पता चली हैं। एक बात बताती हूँ आपको कि गुलजार, देखिए ये लिख रही है, मैंने बड़ा करा हुआ है इसको, क्या, एक मिनट और भी बड़ा कर देती हूँ। ये देखो, एक दिन बाबा के साथ पहाड़ी पर घूमने गए, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, नहीं, यहां से देखो, हाँ, रूहानी सर्जन का अनोखा इलाज। मैं तो इसको अलग से कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक मेरी स्ट्रीम बन जाएगी इसके ऊपर, लेकिन मैं आज ही कर लेती हूँ, आज की स्ट्रीम छोटी ही है। मैं आबू में आने पर 1 वर्ष तक डायरिया से पीड़ित रही। ये गुलजार लिख रही है, छोटी लड़की थी जब वो। यहाँ तो इतने डॉक्टर थे नहीं, प्यारे बाबा ने मुंबई से डॉक्टर को बुलवाया, उसने कहा इनकी शादी करा दो। अब ये बताइए संजना जी कि कोई डॉक्टर ये कैसे कहेगा इनकी शादी करा दो? कोई डायरिया का इलाज करने डॉक्टर आएगा तो कौन डॉक्टर ये बोलता है इसकी शादी करा दो इसमें इलाज में? बताइए जरा संजना जी और सरोज जी, जो भी सुन रही है, मैं इसको पूरा पढ़ देती हूँ थोड़ा सा, तो एक ही पैराग्राफ है, फिर बताना। तो इनकी शादी करा दो तो ये ठीक हो सकती है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, ये कह रहा है कि शादी इसकी प्रॉब्लम है, इस वजह से इसको डायरिया है। उसने ये भी कहा ये बच नहीं सकती, यानी कि ये इतनी ज्यादा मराऊ है कि ये बिल्कुल मर जाएगी, यानी अब तो इसे शादी करनी ही पड़ेगी। उसने मुंबई अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सलाह दी। मैंने कहा शादी तो कराओ किसी और की, रही बात ठीक होने की, यदि मरना होगा तो मुंबई में जाकर भी शरीर छूटेगा, इससे तो यही पवित्र स्थान पर शरीर छूटे तो अच्छा है। तो ये आबू में है और डॉक्टर मुंबई से आया था। उन दिनों दादी जानकी जी यज्ञ में नर्स की सेवा करती थी। एक दिन मेरी बहुत गंभीर हालत को देख उसने बाबा को कहा, बाबा सीतू तो आज रात भी नहीं निकालेगी, सुबह तक बचने की उम्मीद नहीं है।
यानी कि ये इतनी मरणासन्न हो गई है कि अब ये मरने वाली है। तो मेरा सारा शरीर और मुख सूज गया था। तो ये गुलजार जब लड़की थी तो एक इसको डायरिया हुआ था, मरणासन हालत में थी, शरीर और मुंह सूज गया था। तो ऐसा क्या कौन है जिसको इतना डायरिया भी हो और मुंह और शरीर सूज जाए और मरने की हालत हो जाए? ये आप लोग बताना। बाबा ने उत्तर दिया, बच्ची तुम सो जाओ, बाकी बाबा यह जाने। रात को 2:30 बजे बाबा मेरे पास आए और पूछा, बेटी कितने दिनों से नींद नहीं की है? मैंने कहा, बाबा खाना तो खाती नहीं हूँ, नींद कैसे आए? बाबा ने 10 मिनट शक्तिशाली दृष्टि दी और फिर दादा विश्वरतन जी से उसी समय अर्थात रात के 2:30 बजे गाय का दूध मंगवाया। उस कच्चे दूध को इंजेक्शन में भरकर मेरे दोनों बाहों में लगा दिया गया। इससे मुझे कई दिनों बाद गहरी नींद आई। अगली सुबह से बाबा के दिए कार्यक्रम के अनुसार कई प्रकार के फलों का रस मिलाकर पीती रही। फिर बाबा ने अपने साथ भोजन की एक एक ग्राही खिलाना प्रारंभ किया। इस प्रकार पूर्ण स्वस्थ हो गई। दूध का जी। इंजेक्शन लग गया। कच्चे दूध का मतलब जिसमें कि बैक्टीरिया हो वो वाला। और दूसरी बात कि ये कौन सा रोग है जिसके लिए डॉक्टर ने आके ये बोला कि इसकी शादी करवा दो, और और ये डॉक्टर को कौन सा पता रोग लगा है कि जिसका मुंह भी सूज गया और सारा शरीर सूज गया, और डायरिया भी है और शरीर प्रीति सूज जी, गया है। प्रीति जी, अफीम का जो दूध होता है वो भी दूध जैसा होता है। तो तो उसका बाबा इंजेक्शन ने कैसे लगा? अफीम का इंजेक्शन लगाया था। गाय का लिखा है, गाय का कच्चा दूध। अरे हाँ गुलजार मैम, ये सारी, बोलिए सरोज बहन, आप बोलिए। जी, मैं ये कह रही थी कि एक भाई है यहाँ कर्म योगी, क्या वो भोगी है, कर्म भोगी आदमी है जो बीके का है। वो पता नहीं कुछ अनसन लिखता रहता है नीचे, और वो कह रहे हैं कि गुलजार दादी जी के पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब था, इसलिए उसको उनके शरीर की बीमारियों से उसको चुकता करना पड़ा। अरे भाई, जो देवता मतलब जो भगवान है, जो पिछले पूरे कर्म करके हैं, जिसके है उसके अंदर देव वो आएंगे भगवान? कैसी बातें करते हैं ये? हैं उनके अगर ऐसा, उनके इतना कैंसर हो गया था सिर में, उनके मतलब मेमोरी लॉस हो गई थी, ऐसे ऐसे पकड़ के हाथ हिलाते थे वो बहने, हम तो नाटक देखते थे वहां पे। मैंने कहा ये कौन सा भगवान है जिसको दूसरा मनुष्य उसकी सेवा करने वाली सेवादार वो कहती थी, बाबा अब इनको वरदान दो, अपन दिल्ली में नहीं बैठे हैं, अपन मधुबन में बैठे हैं, ऐसे ऐसे करके। हाँ जी सरोज बहन, ये 2015 में आई थिंक या 16 की बात है, जब बाबा मतलब हाँ, गलत, जो बाबा मिलन में वो गलत गलत जगहों का नाम ले रहे थे। ब्रेन मतलब डेड था। मधुबन को दिल्ली कह रहे थे, और दिवाली की मुरली चल रही थी उसको होली कह रहे थे। तो ऐसा कौन सा भगवान जो मुख से लारें पड़ रही है, उनकी वो सेवादारें हैं जो वो उनके रुमाल से साफ कर रही है, लार पड़ रही है उनके, ऐसा हो रहा है? ये कोई भगवान है? हैं इनको हाँ जी, हाँ मतलब जी। से याद आया, नाटक। मेरी जो ये पपी है ना, इसके मुंह से लार गिरती रहती है। जैसे मैं कुछ खाना बनाऊं ना, तो फिर मैं हाँ, उससे टिश्यू से साफ साफ करती हूँ उसको। तो ये वही याद आ गया मुझे, सॉरी। नहीं मतलब कुल मिला के ऐसा जो और मैं अरुण जी कह रहे हैं कि ये दूध जो है ना, वो दूध नहीं था बल्कि वो ड्रग वाला दूध था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने थोड़े से जल्दी से वो सिम्टम्स देखे, खोजे कि ऐसी भाई डायरिया और फेस स्वेलिंग और शरीर की स्वेलिंग किसको होती है। तो मैंने देखा स्टमक फ्लू में हो सकती है ऐसी, हाँ, स्टमक स्टमक फ्लू फ्लू। में हो सकती है। अच्छा, हाँ, लिवर मैंने लिवर इसका वो हो उसको सकता दिखा है। लिया, और वो भी गुलजार की बातों से। देखो ये लोग इतने मासूम है। देखो जैसे आयशा थी, मोहम्मद की 9 साल की जो बीवी थी, वो बेचारी इतनी मासूम थी, उसने बातों बातों में सारी पोल खोल दी मोहम्मद की, हदीसों में है। इसी प्रकार ये जो दादियां हैं, ये बेचारी तो बड़ी छोटी थी उस समय, तो इन्होंने सारी बात ना कह दी। जैसे ओम राधे थी, उसने भी सारी बातें जो है अपने कोर्ट स्टेटमेंट में कह दी, मतलब पोल पट्टी खोल दी, और साथ में बाबा को भी डिफेंड करने की कोशिश की, पर उसकी बातों से ही पापा की पोल खुल गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पोल कैसे खुली इसकी, कि इसको क्या हुआ था। मैं इसी की बातों से निकाला, अभी थोड़ा सा मैंने और ऊपर पढ़ा। तो अब आप देखिए,
यहाँ पर देखते हैं, इसके ऊपर पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, युक्ति से सेवा पर भेजा। अब देखो यहाँ पर सेवा पर भेजने में भी युक्ति है। भगवान जानी जान नहार हैं और हर एक आत्मा से सेवा करवाने की विधि तथा युक्ति संपूर्ण रूप से जानते हैं। हमारे प्रति उन्होंने एक आकर्षक युक्ति अपनाई। प्रातः काल क्लास में कहा, जिन बच्चियों ने हवाई जहाज तथा 26 जनवरी का उत्सव न देखा हो वे हाथ उठाएं। यानी प्रलोभन दिया बच्चियों को। इनको पता है बच्चियां उड़ना चाहती हैं और 26 जनवरी का उत्सव देखना चाहती हैं। हम 6 बहनों ने हाथ उठाया। बाबा ने हमें दिल्ली में भेज दिया। मुझे प्रवचन करने का सुअवसर मिला। लोगों ने ध्यान से सुना और अच्छी सेवा हुई। एक भाई ने बाबा को समाचार लिख भेजा। इस सेवा के परिणाम स्वरूप मुझे वहीं दिल्ली में सेवार्थ रख लिया गया। जब दिल्ली में सेवा प्रारंभ की तो आटे में नमक डालते थे, 2 रोटी बनाते थे और सुबह चाय के साथ खाते थे। तो देखो ये तो लेवल है, इसने कितनी गरीबी में रखा बच्चों को, और उनको थोड़ी बहुत चॉकलेट वगैरह दे दी तो वो सोचते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा खाना खाया या बड़ा अच्छा चीजें खाई। आटे में नमक डाल के तुम खा रहे हो 2 रोटी, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है बस, और कुछ नहीं है। रोटी क्या है, आटा क्या है, ग्लूटेन से कार्बोहाइड्रेट ही बनता है बस, और चाय पी। मगर और ये झूठ है। जिनको हवाई जहाज में भेज रहे हैं वो केवल बता रहे हैं कि 2 रोटी में नमक डाल के खाया, और हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं वो सब ये झूठ तो है। पता नहीं कि हवाई जहाज की करी कि नहीं, बल्कि उनको ये तो कहा था कि हाथ खड़े करो, ये थोड़ी लिखा है कि उनको हवाई जहाज में भेजा। ये तो खाली हाथ खड़ा करवाने के लिए था। और इसके बाद वो जो लड़कियां ऐसी मनोकामना रखती थी उनको इधर उधर भेज दिया नहीं सेवा तो के लिए। इसमें लिखा ना दिल्ली भेजा, दिल्ली उनको 26 जनवरी के हाँ, दिन इसमें लिखा हाँ, है। दिल्ली में सेवार्थ रख लिया, सेवार्थ रख लिया। अच्छा, अब ये नहीं नहीं पता इसमें कि वो ऊपर जहाज तो से नहीं गए या लिखा है। अरे वो जहाज से गए या रेलगाड़ी में गए नहीं पता, यहाँ नहीं नहीं इसमें लिखा। लिखा ना हवाई जहाज से भेजा उनको 6 को नहीं नहीं ऊपर भेजा, तो नहीं। देखा हाँ हाँ हवाई जहाज को बहनों ने हाथ उठाया, बाबा ने हमें दिल्ली भेज दिया, ये नहीं लिखा हाँ। हवाई जहाज से भेजा। नहीं यहाँ तक भी हवाई जहाज कंजूसी को करी देखा इस तो इसलिए आदमी भेज ने। दिया। अरे मैं बता रही हूँ, ये युक्ति युक्त चलते थे सरोज जी। ऐसे ये हवाई जहाज में 6 लोगों बच्चियों को भेजेंगे तो इनका तो भट्टा बैठ जाएगा। ये इसने खाली हाथ खड़ा किया, युक्ति युक्त खेला ना। और जो सब बच्चियां थी झूठ जो है। जाना चाहती थी तो उनको उतने में ही खुशी मिल गई। भाई मान लो उन्होंने 2 अपनी चीजें बोली कि हमें उड़ना भी है और हमें 26 जनवरी देखनी है, तो उन्होंने 26 जनवरी के लिए भेज दिया बस। हम्म, अच्छा सब झूठ है, सब झूठ। सुनो तो सही, अभी सुनो तो। अब उसने आटे में नमक डाला, 2 रोटी बनाते थे और सुबह चाय के साथ खाते थे। कभी किसी के घर सत्संग करते थे, कभी किसी के घर, यानी अपने घर खाने के लाले पड़े हुए थे। दूसरों के घर सत्संग करेंगे तो वो तो 2 रोटी खिला देंगे तुमको। तो रात तक कई स्थानों पर सेवा करे फिर लौटते थे। यानी कि बहुत जगहों पर ये खाना खाते थे, क्योंकि अपने घर तो बनाते नहीं थे, क्योंकि लोगों के घर में सत्संग करने जाते थे तो वो जो खिला देते थे खा लेते थे। और फिर रात को आते थे, यानी कि सारे दो मतलब 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये लोगों के घर में करते थे। अब देखो, आप ना रीड बिटवीन द लाइंस करो, खाली यही चीज मत पढ़ो, इससे निष्कर्ष निकालो। तो अब ये जो है ना, रात को आकर सस्ते आलू रात को आकर सस्ते आलू खरीद लाते थे, खूब पानी डालकर रस वाले बनाते थे। अब देखो, यानी कि डुबकी लगाओ तो एक आलू का टुकड़ा निकल आएगा, इस टाइप के आलू बनाते थे। और ये भी कार्बोहाइड्रेट, तो सुबह जो चाय पी के, जो चाय और आटे की नमकीन रोटी, वो भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट। तो मुंह नहीं और शरीर नहीं सूजेगा तो क्या होगा, इनको तो डायरिया और जो स्टमक फ्लू हुआ तो वो इसी वजह से हुआ। अब देखो, प्यार से भोग लगाकर संतुष्टता से खाते थे। यदि किसी ने पैसे रुपए भी कभी दिए, यानी कि पैसे भी लेते थे, न केवल उनके घर खाना खाते थे, पैसे भी लेते थे, तो महायज्ञ में भेज देते थे। अब महायज्ञ क्या है भाई? यज्ञ में इस प्रकार तन मन धन लगाने से शक्ति बहुत मिलती थी। तो तन मन धन तो सभी का लग रहा है ना, इनका खाली तन लग रहा है। प्यारे बाबा ने हम निर्बल कन्याओं को, यानी कि इन्होंने मान लिया है कि ये निर्बल थी, क्योंकि ये कमजोर थी। इस
सॉरी मुझसे पढ़ा जा रहा। इसी युक्ति से शक्तियां बना दिया। ये देखो युक्ति युक्तियां बहुत बहुत झूठ है सब। युक्ति लगाई है, पता है सरोज जी, कि लोगों के घर में प्रवचन सुनाओ और वो तुमको खाना और कपड़े देंगे। फिर ये ये तो कहता किसी दूसरे के हाथ का खाते ही नहीं है, तो दूसरों के घर में कैसे खाते थे ये? मेरे को तो ये बात ही मैं समझ ये में नहीं कह रही आती। हूँ कि ये मॉडर्न भिखारी ने ये मॉडर्न भिखारी है, मतलब ये प्रवचन सुनाओ और फिर उनके घर में खाना भी खाओ। ये इस टाइप के भिखारी थे। ये युक्ति चलाई थी बाबा ने। और सस्ते आलू जो है उनकी पनीली सब्जी। तो ये देखो, इसी युक्ति से शक्तियां बना दिया हम निर्बल को। मेरा लौकिक भाई भाभी को कहता था कि हमारी यह बहन ऐसी थी जो पुलिस वाले का नाम सुनते ही खटिया के नीचे छिप जाती थी। तो एक बात बताइए कि क्या बच्चे पुलिस से डरते हैं? हाँ, तो बच्चे तो डरते ही हैं, किंतु ये बताओ ये 8वीं पास भी नहीं ऐसे भाषण कैसे करते थे? मतलब मैं यूं तो इतना तो जानती इनको हूँ ट्रेन कि किया ऐसे झूठ बोलो। है ना, जो चोरी हम्म? करते हैं, जो वैसे लोग होते हैं, वो लोग पुलिस से डरते हैं। नॉर्मल लोग कहाँ डरते हैं? भाई पुलिस जा रही है तो जा रही है अपने काम से। हाँ, मतलब नहीं मुझे बच्चे तो डर जाते हैं, मुझे नहीं शुरू में मालूम है, बच्चे इसलिए मैं डरते हैं। पूछ रही हूँ। मुझे तो कभी डर नहीं लगा किसी पुलिस वाले से, बल्कि मुझे तो लगता था पुलिस वाला साथ है तो अच्छी बात है, हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर थोड़ी दूर पे चल रहा है तो अपने जो को प्रोटेक्टेड फील होता था। मुझे नहीं जो पता और सड़क पे बच्चों का क्या हाल है। संजना जी, आप जब छोटी थी तो क्या पुलिस वाले को देखकर हो सकता है कि ऐसा होता हो, बच्चों को डर लगता हो? मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं पता कर रही हूँ। मैं अपने आप नहीं, मुझे को तो ऐसे कभी डर लगा नहीं। मुझे यही लगता था चलो पुलिस है तो हमें एक प्रोटेक्शन फील होती थी। हाँ, मुझे तो भी ऐसे ऐसे ही डर लगता तो था। कभी नहीं लगा। और सरोज जी, आप छोटी थी तो क्या होता था? मैं जस्ट जनरल जानना चाहती हूँ, हो सकता है मैं गलत निष्कर्ष नहीं, हो हम मेरा। तो नहीं डरते थे, किंतु हमारे बच्चे जब छोटे थे ना तो पुलिस वाले को देख करके उनके हाथ में डंडा देखते थे, इसलिए डरते थे वो। अच्छा अच्छा, क्या? हाँ हाँ, ये हो सकता है कि हाँ, डंडा। और डंडे से मैम डरते। जैसे ये सब स्टोरी तो ऐसे जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस करी गई है, जैसे सिर्फ इन्होंने ही संघर्ष किया होगा। इससे ज्यादा हाँ, संघर्ष लोग मिडिल क्लास में लोग करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी विडोज मदर होती है, सिंगल मदर होती है, जो अपने बच्चों को पालने के लिए कितना संघर्ष करके आगे आती है। तो मतलब बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसको प्रेजेंट बहुत तरीके से किया गया है। वो हाँ, कहते हैं ना, हाँ, तो युक्तियुक्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है बातों को। मेरे फादर ये थे तो वो प्रोजेक्ट बेचारे झूठ है ये अकेले सब। आए दिल्ली में रहने। तो वो सड़कों पे थे, मतलब उनके पास न घर था ना कुछ था। वो एक केमिस्ट थे, मतलब एक केमिस्ट नहीं, लैब में वो थे जो लैब वो होता है ना, लैब असिस्टेंट। इतनी छोटी पोस्ट थी उनकी, और उनके पास ना कुछ भी नहीं था, और शादी करने और 2 बच्चे भी थे। तो मेरी एक जो है माँ की बहन ने उनको रखा हुआ था, मौसी ने, थोड़े दिन के लिए, लेकिन वहां उनसे खूब काम लेते थे। फिर वहां उन्होंने वहां से छोड़ दिया, मतलब इतना उनके पास घर में सब्जी तक के खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मेरी माँ बताती है हम लोग नमक से रोटी खाते थे, अचार से रोटी खाते थे, ये बोलती थी। तो यही बात मुझे याद आ गई। तो ये तो नॉर्मल सी बात है संजना जी, जैसे आप बोल रही हैं, बहुत सारे मिडिल फैमिलीज में ऐसा होता है। हम लोग तो मैडम जी, मैं ये मिडिल क्लास के लोग हैं तो सब झूठ बातें हैं। ये वहां माउंट आबू के जो वहां के राजा थे, महाराजा थे, उनका महल उन्होंने लिया, और उनके जो खेतों में पैदावार होती थी वो सब इनके यहाँ भेजते थे, और ये बड़े ऐशो आराम से रहते थे उस हम्म। समय। क्योंकि हाँ, वो ऐसे जो वो वहां का परिवार था वो मेरे से मिला हुआ, और उनकी जमीनें उनको दी हुई थी। तो उन्होंने पहले तो कहा था इतने पैसे देंगे, इतने रुपए देंगे, फिर क्या इतने नहीं हो रहे, लेखराज जी जा जाके उनके यहाँ पे जा जाके उनसे दया ये भी आप की सही मांगी, बोल रही फिर हैं कह देंगे चलो जाओ तुमको। जी। पर ये लड़कियों को नहीं, बाद में जो इनको दिल्ली जाना था, उन लड़कियों को नहीं दिए होंगे। उन्हें देखा भाई, उन्होंने सोचा इनको देखें कि ये जा जाके खुद लोगों के घर में सत्संग कर करके खाना खा सकती है। इस प्रकार से युक्ति चलाई ना उन्होंने, ये नई स्कीम थी उनकी। तो हाँ हाँ, ये मतलब हाँ नहीं, और ये बातें बना बना के लिखी हुई है मैडम, ये इतनी इसमें सत्यता नहीं है। हाँ, हो सकता है एक आध दिन संघर्ष किया हो, खाना नहीं मिला हो, भूखे रह गए हो, ये बात तो अपने में भी होती है, पर नहीं बाहर भूखा जाते हैं तो कहीं से। रहना तो रहा ही नहीं है यहाँ पे, भूखे तो रहे ही नहीं भाई। एक दिन आलू की सब्जी खा ली होगी। अच्छा, तो
हाँ, खटिया के नीचे छिप जाती थी, परंतु आज हजारों के सामने भाषण करती है निडरता से। लेकिन यह किसकी शक्ति है? तो देखो, अब ये खटिया के नीचे छुप जाती थी, लेकिन अब जो है सबके सामने भाषण करती है निडरता से, तो इसमें क्या बड़ी बात है? एक बात बताओ, मैं जब मास्टर्स कर रही थी, सोचो, ये भी नहीं कि कोई बैचलर, मास्टर्स कर रही थी इतने बड़े उम्र में जाकर, कि जब मैं इतनी बड़ी थी कि मैं मास्टर्स कर रही थी, तब जाकर भी मैं अपनी क्लास में बोल नहीं पाती थी। यहाँ विदेश में मैंने किया था, तो यहाँ पर 10% मार्क्स क्लास में आंसर करने के होते थे, और प्रोफेसर जो था हमारा, नाम लेके उठा के पूछता था क्वेश्चंस, और अगर ना आए ना तो फिर बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी, और मेरे को बड़ा डर लगता था कि अब मेरी बारी आएगी, तो अगर उसने कुछ पूछा तो मैं कैसे बोलूंगी, और मैं बड़ी देर तक उसकी प्रैक्टिस अपने मन में करती रहती थी, मुझे डर लगता था। तो वहाँ कैंपस में एक साइकोलॉजिस्ट था, मैं उसके पास गई कि भाई मेरे को इतना डर लगता है बोलने में, मैं बहुत देर तक रिहर्स करती रहती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं स्कूल में होती थी तो मैं यस बोलने में भी मेरे को इतना देर तक सोचती थी कि मेरा टर्न आएगा तो यस मैडम या प्रेजेंट या ऐसा बोलने में भी मेरे को डर लगता था। और अब देखो मैं कितनी स्ट्रीम्स कर रही हूँ। तो मेरे मेरे को तो बाबा नहीं मिला, तो मेरे अंदर ये कहाँ से आई निडरता? तो हाँ, जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो कोई चीज आपको सजेस्ट नहीं करता यहाँ पर। तो मैंने एक दिन सोचा कि कोई क्या कर लेगा मेरा, मैंने कुछ अगर बोला तो कोई वो मुझे चाकू से तो नहीं मार देगा। तो फिर मेरे में बड़ी हिम्मत आ गई ये बात सोच के, तब से मैं बदल गई, धीरे धीरे मैं बोलने लग गई। फिर मैंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी शुरू किया, तो तब वहां पर भी बोली, तो मैंने खुद से अपना ये झिझक जो है ये ओवरकम करी। तो इसमें कोई हाँ, बाबा का सेल्फ चमत्कार कॉन्फिडेंस आ नहीं है। गया आपको, हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया आपका, और हाँ मतलब मिला के बोल्डता आ गई, इसलिए आप हाँ भाषण निडरता से करते हाँ हैं। हाँ और मैम हाँ प्रैक्टिस करते करते हम लोग सब कुछ सीख ही जाते हैं, सबके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन इन्होंने हाँ एक्चुअली पोर्ट्रे कर दिया ना, कुछ हाँ पर्टिकुलर दादी इसको ही पोर्ट्रे किया गया है कि हाँ जैसे उनको इतने महान है कि मतलब उन्होंने ऐसा किया है, मतलब ऐसा कुछ महान आत्मा को सन्यासी ने भी ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बहुत ही हाँ। उनको उस तरीके से पोर्ट्रे किया है। लेकिन हम भी जब ज्ञान में थे तो हम भी उन्हें ही महान समझते थे, तो पर हम पता आज है, क्या बोले। मैं ये जो इसका पढ़ रही हूँ ना, ये उसके संघर्ष के लिए नहीं पढ़ रही मैं, उसके मुंह जो सूज गया है ना उसका, हाँ, बताने के लिए कि शरीर सूज गया था, वो पढ़ रही हूँ कि ये आलू की सब्जी और खाली कार्बोहाइड्रेट्स खा रही है, खाली रोटी और आलू खाओगे तो ऐसे ही होएगा। अगर तुम सब्जी नहीं खाओगे या कोई और तरह के प्रोटीन्स नहीं लोगे तो फिर ऐसे ही होएगा। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। मैं अभी एक पैराग्राफ पढ़ के फिर आपसे बात करती हूँ। तो लेकिन यह किसकी शक्ति है? महीन बुद्धि से विचार करने पर ही समझ आता है कि यह साकार बाबा के तन में विराजमान शिव पिता की ही शक्ति कार्य कर रही थी। यानी कि ये निडर हो गई तो शिव की शक्ति कार्य कर रही थी, वो अब भी कर रही है। तो अब हमें जो है रीजन पता चल गया, तो इसको फ्लू हुआ होगा, स्टमक फ्लू। तो इसने जो है गाय का दूध जो है उसका इंजेक्शन लगवाया, और अरुण जी ने आके बोला कि वो तो गाय का दूध जैसा दिखता है जो ड्रग्स का होता है। तो उसने ये भी लिखा है कि मुझे गहरी नींद आ गई। तो दूध का इंजेक्शन लगाने से गहरी नींद आ गई, ये क्या चक्कर है? बहुत दिनों से दूध नहीं पिया होगा, जब इंजेक्शन से जाते से इस रिएक्शन हो गया। तो ये तो मैंने पहले नहीं सुना कि दूध का इंजेक्शन लगा। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है, दूध का इंजेक्शन लगाने से अच्छी नींद आती है? तो इतना बड़ा वो हो गया, मतलब इन्वेंशन हो गया। बहुत सारे लोग जिनको इंसोम्निया है वो तो कच्चा दूध बेच के इंजेक्शन लगवा लगवा के अपनी स्लीप की बीमारी दूर कर सकते हैं। क्या कहना है आपका? पहले तो राम राम दीदी, आपको और सभी को। राम राम। और ऐसा होता नहीं है, बट बहुत सारी चीजें अवेयर हुए हैं तो जरूरी है कि बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जिसको कुछ पता नहीं होता ना, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। और अब हमें मेडिसिन का नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर क्या दे रहा है हमें क्या पता। हमें सर दर्द है, हम चले गए, उसने दवाई दे दी, हमने खा भी ली, कि हमें एक बस ब्लाइंड फेथ है कि डॉक्टर के पास गए ना तो उसने दवाई दी है, वो हमारे इलाज के लिए ही है। वो वैसे ही व्हाइट दिखा दिया इंजेक्शन में डालकर, बोले ये इंजेक्शन है। अब व्हाइट में वो एक्चुअली मिल्क है या क्या है क्या पता। वो जो जिसको नॉलेज होगा उसे पता होगा, जिसने नहीं देखा अरे उसने कर लिया। योगराज जी जैसे ने हम लोग लगाया बैठ जाते थे वहां जाकर, बाबा आए भगवान आए, तो हमें तो लगता था ओहो ऐसा भी हो सकता है कि भगवान, जो बेचारे तपस्वी हैं, बेचारे तो नहीं सॉरी, बट जो तपस्वी है, जो इतना तप कर रहे हैं, उन्हें नहीं दिख रहे भगवान।
परमेश्वर उन्हें नहीं मिले, और जो इतना सिंपल इंसान है हमारी तरह, या हमने जितने कर्म किए हैं, शायद हम जॉब कर रहे हैं या हम जितने बीइंग ह्यूमंस हैं, वो उतने भी नहीं हैं। एक इंसिडेंट अच्छा हुआ, आपने आज मैं ज्वाइन भी हुई, बोलने का मौका मिला। मैंने नीलिमा दीदी की क्लिप, जो उनका अभी सेपरेट चैनल उन्होंने किया है, जो कर रहे हैं अभी यूट्यूब पर, वो रेड कारपेट करके, वो मैंने एक सेंटर की दीदी को भेजा था, लिंक शेयर किया था उन्हें, तो उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया। बोली, तो नीलिमा है ना? हाँ, मैं इसको जानती हूँ, मेरे साथ भी इसका पंगा हुआ था। तो मैंने कहा, हाँ, ये जो बोल रही हैं वो। बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आप बोले बहकावे पे मत आओ। बोले, नहीं, यानी मुझे भी थोड़ा वो लग रहा है कि मैंने भी किसी को देखा नहीं है डोनेट करते हुए, कि हम किसी को कुछ खिलाते नहीं, कुछ नहीं करते। तो नहीं, बोले कंफ्यूज मत हो, ये सब मत देखा करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा इन सब में। और नीलिमा तो बड़ी जिद्दी है, वो तो ऐसे ही जिद्दी लड़की, वो तो अपनी बात मनवा के रहती है। हमने यहाँ पर इसकी उसकी बात नहीं करते, उसकी हाँ, बात रहने वैसे बहुत सारे लोग स्ट्रीम करते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारी बात करो। तो आपको क्या लगता है सतयुग में ओवन होंगे क्या? बेक्ड गुड्स मिलेंगे क्या? कैसे पॉसिबल है? अगर ovens होते हैं तो हमारे पास जो इतने रिसर्चर्स हैं, या हमारे इतने वेद हैं, उनमें पहले ही बता देते कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसा कुछ है, जो वहां से ब्रेड भी आ सकता है, ब्रेड जैसा सिमिलर कुछ और प्रोडक्ट भी हम खा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सब इन्होंने अपने आप ही इन्वेंट कर दिया है कि बस लोगों को बता दो, और हिसाब से ना कौन सी पब्लिक को क्या बोलना है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रीम मैंने देखी थी, दादी जानकी ने कहा, माँ मरे तो हलवा खाओ। यहाँ है बस, और उसको बस अपने तरीके से बता दो, हलवा खाने का मतलब ये है कि खुशी नहीं है, ये है वो है। ये अपने हाथ से ही कुछ भी आप मन गढ़ंत बनाकर बोल देते, पब्लिक सुनने वाली बैठी है बेवकूफ, और ये बनाते रहते हैं ये बिना अगर कोई सर पाँव के। बोलता है, अगर मान लो अपने फादर भी, मेरी माँ अगर मर रही होती और वो ये बात बोलते, तो मैं तो उनका मुंह भी नहीं देखती दोबारा। मतलब कि मैं तो अपने फादर की डैडीज डॉटर थी, मतलब मुझे तो अपने फादर से इतना अटैचमेंट था। लेकिन ये कितनी बदतमीजी का स्टेटमेंट है कि कोई मर रहा है जिससे तुमने शादी करी है, तुम्हारा तो वो व्रत है उसके, अपनी वाइफ के प्रति तुम्हारा धर्म है ये, और तुम उस धर्म का पालन न करो। वो कोई मर रहा है और तुम उसको बोल रहे हो कि कुछ भी परवाह मत कर, खुद भी नहीं आए, और अपनी बेटी को भी बोल रहे हो कि तुम जो है हलवा खा, यानी मजे कर। कितनी इन लोगों ने बदतमीजी ना, इन लोगों का यही पहले शुरुआती भोली भोली माताओं से की इन्होंने, और बाकी उसके बाद भी उन्होंने ये देखा कि कौन है जिसको जरूरत है। जनरली जो मंदिरों में पंडित नहीं होते, या जो भी ब्लैक मैजिक या वैसे होते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लूटने वाले, उस हिसाब से इन्होंने भी ऐसे ही ट्रैप किया लोगों के लिए, और इनके जितने भी जो जुड़े हुए हैं उनको इसी तरह भेजा कि जाओ, कहीं ना कुछ तकलीफ तो होगी, और बुलाओ उन्हें अपने पास। और अब पहले इनिशियली नहीं लेते ना पैसा किसी से, तो सबको अच्छा लगता है, अरे ये तो फ्री है फ्री है। बट ये फिर, जैसे मुझे स्ट्रीम से ही नॉलेज मिला आपके, और थोड़ा बहुत जो मुझे थोड़ा बहुत पता था कि ये लोग स्वीट जो देते हैं वो स्वीट ही क्यों देते हैं, टोली जो ये लोग प्रसाद देते हैं वो मीठा ही क्यों होता है। बट एक्चुअली वो सम्मोहन के लिए यूज करते हैं, इसलिए मीठे से ही सम्मोहन हो सकता है। इसी वजह से ये लोगों को इस तरह से अपने वश करके फिर उन्हें लूटना शुरू करते हैं, और खुद लग्जरियस लाइफ जीते हैं आराम से। जहां इनको लगता है फ्लेक्सिबिलिटी देनी है जिसे, उसे दे देते हैं आराम से, कि हाँ तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब अगर रूल्स वैसे हैं, भी अगर आप अमीर हैं तो आपकी सब बातें मान्य हैं, 100 हाँ बात की एक बात। चाहे आपकी जी, बात कितनी भी बेकार, और आप कि कोई कितना भी व्यभिचारी हो, कोई कितना डाकू हो, लेकिन उसका पैसा अगर उसके पास है तो उसको जो है अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। और जो है उसके अपेक्षा में एक बहन जो सुबह से शाम तक काम में लगी है, उसको नहीं इतना पूछेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी इन्होंने कुछ भी कपड़े मारे हुए हैं मुरली के नाम पर, यानी मुरली इनके हिसाब से भगवत गीता है, अच्छा, जो एक और रियल बात है। बताती हूँ। हाँ, एक और इसी में आगे पढ़ती हूँ, ये बड़ा मजेदार मुझे लग रहा है
इसी में थोड़ा सा और आगे पढ़ती हूँ कि मैंने तो अपना ही मतलब का देखा था। अचानक गुप्त मदद, अभी सरोज जी कह रही थी ना कि ये जो है संघर्ष वाली बात पे, तो सरोज जी कहाँ चली गई? एक उनके मतलब की एक और बात आई है, ये कह रहे हैं उन दिनों बाबा ही हमारे स्टॉक के सामान की देखरेख करते थे। बाबा के साथ मैं भी स्टॉक की संभाल में मददगार थी। एक दिन भोली भंडारी ने मुझे कहा कि सायंकाल के भोजन के लिए पर्याप्त राशन नहीं है, खाना कैसे बनेगा? मैंने बाबा को बताया। बाबा ने कहा बड़ी सहज बात है, बोर्ड पर लिख दो कि सायं 4 से 9 बजे तक योग है, कोई रसोई में जाएगा ही नहीं। ये देखो इनकी युक्ति, मतलब खाना ही मत दो लोगों को, लिख दो कि योग है उस समय, तो खाना ही नहीं खाएंगे। प्यारे बाबा भी सायं 4 बजे से योग में बैठ गए। अभी 6 भी नहीं बजे थे कि डाकिया आया, एक बैरंग लिफाफा ले आया। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। बाबा के कहने पर उसे खोला तो उसमें 200 रुपए निकले। बेगरी पार्ट में ऐसी गुप्त मदद अचानक मिलती थी। तो मैं बता दूं आपको कि आप ये मत सोचो कि ये कोई गुप्त मदद थी, बल्कि मुसलमान जो उस समय अल्लाह बख्श था, जो वहां का मिनिस्टर था, वो इनको पैसों से भी मदद कर रहा था, फंड कर रहा था। बल्कि इनकी जो एक, मैं बहुत इतने डिटेल पढ़े कि मैं दादी का नाम भूल गई हूँ, उसने ये कहा जब इनके पास भवन नहीं थे रहने को, तो उसने कहा कि हमें ये वाले भवन दे दो, इतने कमरों वाले, क्योंकि हमारे पास इतने बच्चे हैं। और उसने फ्री में उनको रहने दिया। और इन्होंने जब ये यहाँ आए ना ओम मंडली, तो इन्होंने कहा कि भाई 4-5 बंगले ले लो और रहने के लिए, लेकिन लो प्रोफाइल रखना ताकि दूसरों की नजर में ना हो। वाह! यानी लोगों का भरोसा जीता जा सके ना, वरना कैसे पता चलेगा? लोग हाँ, कैसे और आएँगे? कहते ना ओम मंडली बंद हो गई थी तो यहाँ कैसे खोल ली, तो नाम बदल के और उस मंडली से का नाम ही नहीं रखा इन्होंने, ताकि उससे कोई कनेक्शन ही ना रहे। हाँ, सेफर और साइड और एकदम। रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। ये सब मैं कल बताऊंगी। कल मैंने एक मूवी डायरेक्ट करी है। और डायरेक्ट क्या करी है, मतलब मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री मूवी है वो। मैंने ऐसी, मैं कोई सिनेमाटोग्राफर नहीं हूँ। मैंने अपनी एक साधारण लड़की की जितनी कैपेबिलिटी होती है उससे एक मूवी बनाई है 1.5 घंटे की। और ब्रह्म कुमारी के बारे में सब कुछ उसमें दिया है। जितना मैं दे सकती थी, मतलब मैंने ये सारे जो स्ट्रीम्स करे उनमें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। उसमें मैंने ऐसी नॉलेज बनाई है जो किसी को अगर ब्रह्म कुमारी के बारे में नहीं पता है तो उनकी उसमें संक्षिप्त में सारी जानकारी है। तो वो 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री मैं कल 8 बजे से प्ले करूंगी सैटरडे को। तो आप लोग मिस मत करना प्लीज। सब लोगों से श्योर, विनती है, श्योर, श्योर। प्लीज ये मूवी जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी पहली ये मेरे जीवन की पहली मूवी है जो मैंने बनाई है। नहीं, पक्का ज़रूर देखेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि आप हमें भी दें तो हम शेयर भी कर सकें। वैसे तो हम बाय लिंक तो करेंगे ही फॉरवर्ड। मैं नहीं होंगी मूवी तो अपने आप, मैंने स्केड्यूल कर दूंगी कि वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी प्ले होना। तो वो तो मूवी होगी, कोई स्ट्रीमिंग तो है नहीं, तो मैं कोई उसमें होंगी नहीं। तो मूवी दिखाऊंगी। जी ज़रूर, पक्का ज़रूर वो करेंगे। हाँ, ज़रूर देखेंगे। तो ये देखो, तो ये 200 रुपए जो मैं यही कह रही हूँ, बेगरी पीरियड के जो 200 थे, ये अचानक से किसी ने नहीं भेजे। ये इसी मुसलमान लोग इनकी हेल्प करते थे। मैंने उसमें मूवी में प्रमाण दिखाए हैं चीजों के, तो अब आप देखना उसमें। अच्छा, और एक बात और अजीब सी बताऊं आपको कि ये जी, एक और इंसिडेंट सुनना। अगर हो सरोज जी और जितने भी हो आ जाओ ऊपर, तो डिस्कशन करने में मजा आता है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। एक दिन बाबा के साथ पहाड़ी पर घूमने गए थे, तो दिल्ली का एक नंद किशोर नाम का भाई भी वहीं था। उसने सोचा, तो देखो वहां पर एक ब्रह्म कुमार भी है। तो ये बाबा के संग पहाड़ी पर घूमने गए, ये लड़कियां सारी मिलके बाबा के साथ। उसने सोचा कि ये सफेद कपड़े पहने हुए कौन है। तो मतलब वो ब्रह्म कुमार नहीं था, वो एक नंद किशोर नाम का एक लड़का था, जो बाद में ब्रह्म कुमार बन गया होगा शायद, इसलिए भाई बोल रही है। पता नहीं मेरे को, मैंने पहले पढ़ा नहीं हुआ। ये गुलजार लिख रही है। एक दिन बाबा के साथ पहाड़ी पर घूमने गए थे, तो दिल्ली का एक नंद किशोर, 1 मिनट इसको पढ़ा कर दो। हाँ, कहाँ गया? हाँ, तो दिल्ली का एक नंद किशोर नाम का भाई भी वहीं था। उसने सोचा कि ये सफेद कपड़े पहने हुए कौन है जो ऊपर चढ़ रही हैं। तो लड़कियां ऊपर जा रही थी बाबा के साथ पहाड़ी पर। तो एक नंद किशोर नाम के आदमी ने सोचा
लड़के ने कि ये कौन है जो सफेद कपड़े पहन के ऊपर चढ़ रही है। उत्सुकतावश वह भी हमारे साथ हो लिया। सफेद कपड़े, लंबे 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 खुले बाल, यानी ये उस समय बाल नहीं बांधती थी। हमारा यह वेश थोड़ा अलग तो लगता ही था। वह भाई इससे प्रभावित हुआ और पहाड़ी पर से वापस लौटते समय हमारे साथ ही पांडव भवन के अंदर तक आ गया। उसका परिचय पूछा तो कहने लगा कि आप इतनी शांति की शक्ति का फैलाव यहाँ कर रही हो, ऐसे ही दिल्ली में आकर भी करो तो बहुत अच्छा होगा। बाबा ने उसको कहा कि आप प्रबंध करना, हम अवश्य दिल्ली में भी आएंगे। फिर उसी भाई के निमंत्रण पर हमारी 4-5 दादियां दिल्ली सेवा पर गईं। तो इसलिए गईं वो, देखा, इसलिए गईं। इस घटना के बाद बाबा हम अन्य सभी को भी धीरे धीरे बाहर सेवा पर भेजने लगे। एक दिन क्लास में प्यारे बाबा ने कहा कि आप सभी को जाना ही है सेवा पर। प्यारे बाबा ने प्रसिद्ध आख्यान महाभारत की उस घटना का उदाहरण दिया जब पांडवों ने गुप्त वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी की थी और कहा था कि आप शिव शक्ति पांडव सेना को भी गुप्त वेश में सेवा का पाठ बजाना ही है। हमने कहा, बाबा हमारा तो आपके साथ एक ही वायदा है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ रहेंगे, हम तो जाएंगे नहीं। तो एक लड़का इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर, यानी कि सुंदर सुंदर लड़कियां बाल खुले सफेद साड़ी में जा रही हैं या सफेद कपड़ों में, तो वो अट्रैक्ट हो गया। तो मुझे याद आया कि जब मेरी बहन मैरिज हुई थी तो मैं एक बार जा रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। तो मैंने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, मेरे हस्बैंड को सफेद रंग की साड़ी बहुत पसंद थी। तो एक लड़का हमारे पीछे पीछे चलने लगा था, तो मुझे ये बात याद आ गई, तो मैंने वैसे ही सुना दिया यहाँ पे गुलजार की। जी सरोज जी बोलिए। ये शायद वो लड़का पीछे पीछे जानने के लिए नहीं डर गया होगा, शायद ये भूतनिया तो नहीं है कहीं जो देखूं इनके उनके पास अट्रैक्ट आ। हो गया, मतलब कि सफेद कपड़ों से लोग अट्रैक्ट होते, और बाल खुले थे, यंग लड़कियां थी, तो उसको लगा भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो यानी ये लोग ल्योर करती हैं, हनी ट्रैप करती हैं। मेरे को तो इसमें सत्यता नहीं लगती है मैडम। ऐसे वैसे ये यूं आप पहाड़ी पर अकेले में देखो, ऐसे तो यूं नहीं लगता कि कोई भूतनी तो नहीं आ रही। मैम मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगी। हाँ और बोलिए। मैडम एक हाँ मिनट मैडम, मैडम एक ये नीचे मूर्ति कौन है ये, इसको आप बैन करो। मतलब ये बना रहने दो, हमें क्या करना है। देखो एक सुनिए, अभी बना मेरे रहने दो, को उसकी करेगा तरफ ध्यान मेरे मत दो ना आप। उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, मैं तो कभी भी नहीं देखती हूँ ना, मैं उसकी चीजें पढ़ती मैडम हूँ कभी। मैडम ये कह रहा है मेरे पति के लिए, तेरा पति ऊपर से देख रहा होगा सरोज तो वो रो रहा होगा। आप इसके कमेंट पढ़ती भी क्यों हो? अब ये परेशान है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये जो है हाँ कुछ कर नहीं पा रहा है, तो अब ये प्रवोक कर रहा है, तो आपकी ये टेस्ट है। आप प्रवोक मत हो। मैं नहीं प्रवोक होती इनसे, मैं इनके कमेंट भी नहीं पढ़ती। अपन तो ब्रह्मा कुमारी की बात कर रहे हैं, तो ये भी ब्रह्मा कुमारी की करे ना, हमारी पर्सनल बातें क्यों कर रहा है। आपको हम संबोधित इनके करना परिवार चाहता है के ना सरोज जी, सुनिए। आप हाँ? मुस्कुराती रहिए, आप मुस्कुराती रहिए। ये चाह रहा है, अरे वो जो चाह रहा है आपको गुस्सा हंस देना, वो सफल ना हो। आप उसको, उसका मैं वो उद्देश्य सफल मत आपको करिए। कुछ बोलता है ना तो भी हमको अच्छा नहीं लगता है। वो आपके लिए भी कह रहे हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं। अरे तेरे को काय को दिक्कत हो रही है, हम हंस रहे हैं तो। अच्छा सरोज जी कहने दो, मुझे कोई मेरे ऊपर कितनी गंदी गंदी बातें ये लोग करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो। देखो इससे इनके घर के संस्कार पता चल रहे हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कोई गाली दे रहा है तो उसके मुंह में कौन गंदगी है, हमारे को क्या पर फर्क पड़ रहा है। हमें नहीं पड़ रहा फर्क। मैं तो वो मेरे बारे में गंदी गंदी बातें यहाँ लिख के जाते हैं लोग, बहुत गंदी गंदी, बहुत ही गंदी गंदी, तब भी मैं कुछ नहीं कहती हूँ। कहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो ऐसी हूं नहीं ना, ना ये कोई बात कह रहे हैं वो सत्य है, और ना ही इनका उद्देश्य मैं सफल होने दूंगी कि मैं मेरे मेरे चेहरे पे हिसाब से तो कलर है। ये बीके में जो है ना सब गुंडे हैं, गुंडे लोग भरे हुए हैं। और ये इन लड़कियों के पीछे पीछे ही वहां जाते हैं और इनको बेचारी कन्याओं को फिर खराब करके इनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और सबके घर बिगाड़े हुए जो वहां है, सबके घर बिगड़े हुए हैं। बस मेरा तो यही इतना ही मानना है। और जो वहां से निकलना चाहते हैं निकलेंगे तो उनके घर बच जाएंगे। इसलिए बीके को अमित जी छोड़ो, कह रहे परिवार हैं, बचाओ। अमित जी कह रहे हैं कि चुड़ैल वाला एंगल भी हो सकता है।
हाँ वो सीरियल अगर बहुत नहीं। रात में निकले स्पेशली सफेद सफेद साड़ी में विमेन जा रही है बाल खुले, तो और साथ मैम, में बूढ़ा प्रीति बाबा मैम, भी जा रहा है। हाँ प्रीति उसके मैम, मैं हाथ उसके में बारे में एक बात लालटेन भी बताना दे चाहूंगी। हेलो। उसके हाथ में लालटेन भी दे देते तो अच्छा होता, तो बिल्कुल हाँ ही लगता। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, ये जो बाल आपने बताया ना कि पहाड़ों पे गए थे, सफेद साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले थे, तो इसके बारे में क्लास में एक बार बताया गया था, दादी जानकी जी की क्लास थी, तो उन्होंने बताया था कि जब बाबा ने ये बोला था कि ना कि और 5-6 साल में ना सतयुग आ जाएगा, तो इसीलिए जानकी दादी और गुलजार दादी ने प्रण लिया था, कुछ दादियों ने, कि जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक वो बाल को खुला रखेंगे और सफेद साड़ी पहनेंगे और बाल को खुला रखेंगे, तो इसीलिए वो बाल को खुला रखते थे। क्यों खुला रखेंगे? मैंने सुना नहीं, क्यों खुला रखेंगे? कि बाबा ने उस समय बताया था कि 5-6 साल में सतयुग आ जाएगा, ओ, तो उन लोगों ने दादियों ने प्रण लिया था कि जब तक सतयुग के सतयुग नहीं बाल आएगा खुले रखने होते हैं? बाल को खुले रखेंगे। हाँ, नहीं, सतयुग इनका के भगवान ये बहुत झूठ नेसेसरी, बोलता है। ये सतयुग का प्रोटोकॉल है, मतलब सतयुग का प्रोटोकॉल ये है कि सफेद साड़ी और बाल खुले। हाँ मैम, तो अरे उसमें इनका मैं आपको भगवान एक बात बहुत बताना झूठ चाहती हूँ। ड्रेस कोड है। नहीं, सतयुग का ड्रेस कोड कहाँ दिया है ये? हाँ, तो मैम उसके बाद ये हुआ ना कि 1969 में जब बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर सारी दादियों ने अपने बाल कहते बांध लिए, क्योंकि उनको लगा अब तो ब्रह्मा पापा भी चले गए, अब तो मतलब बहुत टाइम लगेगा सत्युग आने में, तो फिर उसके बाद इन लोगों का स्टेटमेंट चेंज हो गया, फिर इन लोगों ने अपने बाल वगैरह बांधने शुरू कर दिए। सब झूठ है, सब प्रोपोगेंडा करते हैं ये। ये लोग थोड़ा कतराते भी नहीं है अपने स्टेटमेंट से अलग होने के लिए भी, कि हम पहले क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं, और लोग इसीलिए ये हमेशा नए नए बंदों को ढूंढते रहते हैं, पुराने दिखाई नहीं देंगे। आप जाओ ना, अगर कोई ये क्या भी करते हैं, जो चीज गलत है ना उसको मिटा ही देते हैं, उसको फिर दिखाते ही नहीं, और अगर दिखा रहे हैं तो फिर उसको बोल देते हैं। मतलब इनके अंदर ये है ना, बचकानी वाली मेमोरी है और वैसी वाली निकाल दी गई है, तो अब ये सारे बच्चे घूम रहे हैं और देखने में अडल्ट हैं। मैडम जी कल पिक्चर कितने बजे बताइए आप? 8 बजे से बोलो, 8:30 से रखूं या 8 ही ठीक है? वो 8 आठ बजे बजे ठीक से है, आपके काम रखूंगी। जल्दी निपटा लेंगे हम थोड़ा। हाँ, 8 बजे से 1.5 घंटे की पिक्चर है, 1 घंटा 31 मिनट। ओके ओके मैडम, थैंक यू मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई। और और प्रीति बहुत मैम, मैं और एक बात शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे स्ट्रीम में, जैसे ये जब हम क्लास होती थी मधुबन हम जाते थे, तो ये ऐसे हमको बताते थे कि अरे गुलजार दादी देखो कितनी पवित्र, कितनी महान, जानकी दादी देखो, मतलब इतना इनका एक हवा बना दिया था, पवित्रता पवित्रता, और ताकि हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होते रहे कि हम लोग नीचे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, 2012 की बात है, पवित्र तो एक ही उस होना समय मैम, पड़ेगा क्या? सारे हाँ जी मैम, पवित्र नहीं हो सकते, मतलब एक ही होना पड़ेगा पवित्र, तो सबको क्यों बुरा बुरा लगेगा? मतलब सारे नहीं हो सकते पवित्र? मैं समझी नहीं मैम, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आप कह रहे हो कि वो गुलजार इतनी पवित्र है, तो क्या सारे पवित्र नहीं हो सकते? मतलब एक ही ऐसा दिखाते थे ना कि यही इतनी महान आत्मा है, और हम लोग को इंफीरियर फील कराते थे। तो मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगी मैम, कि जैसे ये बहुत सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, और वो नॉर्मल लोगों को तो टच भी नहीं करते। तो एक्चुअली 2012 में एक बार इनका बॉम्बे में एक सेंटर है, वहां पे प्रियंका चोपड़ा आई थी। मैम आप म्यूट हो शायद, प्रीति मैम आप म्यूट हो। नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मैम बॉम्बे में प्रियंका चोपड़ा इनके सेंटर पे आई थी एक बार, वहां पे जानकी दादी प्रियंका चोपड़ा का हाथ पकड़ के डांस कर रही थी, उसको गले लगाया, उनको उन्होंने किस किया, तो मुझे समझ नहीं आया कि प्रियंका चोपड़ा कहाँ पवित्र है, तो वो उसको तो कैसे दादी जानकी गले जैसी लगा रही बड़ी थी हस्ती। शहनाज गिल को शिवानी भी तो गले लगा रही थी। हाँ, तो वो कहाँ पवित्र है, उनको तो उनके बारे में तो यूट्यूब में आप उनकी वीडियोस देखो, उनके भी तो है ना, देखो, सबको पता है वो क्या है। इनके हिसाब से वो बाद में पवित्रता शुरू होती है, सबसे पहले तो पैसा पवित्र करता है। तो उस समय हम मुझे बहुत अजीब लगा, तो हमारे सेंटर में काफी लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि जानकी दादी जैसे इतना बोलते हैं कि वो इतनी बड़ी हस्ती है और वो इतनी पवित्र है, तो वो प्रियंका चोपड़ा जैसे को कैसे गले लगा रही है। तो हाँ, मैम मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही पैसा है। है ना, पैसे की माया है सब, सब हाँ पैसे जी हाँ की जी हाँ जी। और जैसे अभी आप ही ने जो अभी लेटर आप पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा था कि वो किसी के घर में भी रह लेते थे और मतलब आलू उबाल के खाते थे,
तो वो जब इतने पवित्र देवी देवता थे तो किसी के घर में कैसे रह सकते थे? क्योंकि अभी तो वो नॉर्मल सेंटर में जैसे कोई नए लोग जाते हैं ना, तो उनको तो दीदी टच भी नहीं करती। तो उस समय वो लोगों ने कैसे एडजस्ट किया और अभी क्यों नहीं वो एडजस्ट कर रही? तो ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते रहते हैं। अच्छा, ये भी बोल रही है कि जब इसके खिलाफ ओम मंडली में वो जो कोर्ट के डेट आई थी तो इन सबको वहां होना था, तो इसकी उम्र 12 साल लिखी थी वहां पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं तो 24 की हूँ, है। तो ये 24 की थी, मतलब 12 की थी, तो इसने वहां पर ये लिखा है कि मैं तो 24 की थी, मेरे को झूठ मूठ जो है 12 लिख दिया था। तो इसका वजन करवाया गया तो ये 40 किलो की थी। तो मुझे बताओ कि 40 किलो की लड़की एवरेज में कितने साल की होगी? हम 24 की तो नहीं हो सकती, वो कम की होगी, मतलब कम एज होगी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये जो ना, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी यूएस में, लड़, लड़कियों की ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो उसमें छोटी लड़कियों को बड़ा बता बता के और ले जाते थे। यहाँ पर हैदराबाद में मुसलमान भी तो सऊदी शेख आते हैं और वो छोटी लड़कियों को 12 साल की को 18 साल की बता के ले जाते हैं। तो जब एजेस में फर्क नहीं पड़ता चलता ना, थोड़े से सालों का, पर 12-12 साल की लड़की को तुम बता दो 18 साल की लड़की, तो थोड़ा तो फर्क पता चल ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम अभी मुझे ये सब लगता है कि जब हम मधुबन जाते थे तो हमको सब वो एक पिक्चर भी यूट्यूब में अपलोडेड है, प्यारे बच्चों के प्यारे ब्रह्मा बाबा। तो उसमें एनिमेशन में सब कुछ दिखाया हुआ है कि ब्रह्मा बाबा कैसे पैदा हुए, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। तो जब हम जाते थे तो हम सब उन सबको बहुत प्रेज़ करते थे। तो अब हमें लगता है कि दुनिया में तो और लोगों ने भी संघर्ष किया है, और मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे और भी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, तो उस समय कहते हैं ना, हमारा ब्रेन वॉश हुआ होता था, तो हमें और कुछ दिखाई नहीं देता था, बस हम पता है संजना जी, दादियों की इन्हीं की महिमा करते रहते थे। मैं ना वेद पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि 4 वर्ष तक जो है तपस्या करी तो रुद्र ने, तब उनको ओके। रुद्र के गुण मिले। 48 ओह! वर्ष तपस्या की तब आदित्य के गुण मिले। तो अब ओह! देखो कि हमारे यहाँ जो है इतने इतने वर्ष तपस्या करते थे। ये हुँ, कौन सा हुँ। लेखराज है जो अपने आप को ब्रह्मा की जगह बोलता है कि ये ब्रह्मा हो गया है? और इसने क्या क्या जो है तप करा है, ऐसा कौन सा जो मतलब थोड़े समय तक अगर इसने मेडिटेशन कर भी लिया है तो क्या ये इतना बड़ा तपस्वी हो गया कि ये ब्रह्मा के बराबर हो गया? ऐसी हाँ, अजीब एक्चुअली मैम उनको ब्रह्मा बाबा के लिए वो स्पेसिफिकली कहते थे कि वो बहुत उन्होंने भक्ति बहुत ज़्यादा करी है। कह रहे मतलब पूरे मनुष्य योनि में जितनी भी आत्मा है ना, तो उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा भक्ति जो है वो लेखराज जी ने करी है, इसीलिए उनके तन में बाबा है, शिव बाबा है। अभी कौन ड्रॉप हुआ है? अभी कोई था यहाँ पर पैनल पे? कोई आई थिंक ड्रॉप कोई हो गया? लक्ष्मी थे, वो ड्रॉप हो गए। कौन कौन ड्रॉप हो गए? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी, हाँ। तो लक्ष्मी हाँ, जी ने सोचा होगा शायद मैं आपसे ही बात करती जा रही हूँ तो इसलिए तो नहीं ड्रॉप हो गई। तो अगर हो गई हैं तो फिर ओह! आ जाएँ। क मैं तो सबको बोलने का चांस देती हूँ यहाँ पर। नहीं, नहीं मैम, मैं तो कोई बोलता है तो मैं उसके बीच में नहीं बोलती हूँ ताकि दूसरों को हाँ, डिस्टर्ब वो ना तो हो। सही है। वो किसी और वजह से ड्रॉप हुई होगी। हुँ, शिवानी हुँ। pounces on vulnerable people like Shehnaz Gill when she was grieving for the death of Siddharth Shukla. अच्छा, सिद्धार्थ शुक्ला मर गया? हाँ मैम, वो तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, आपको नहीं पता? सिद्धार्थ मल्होत्रा था। मेरे को कन्फ्यूजन है, मैं ऐसे देखती नहीं हूँ ना। उसमें वहाँ पे उस टाइम पे ब्रह्मा कुमारीज़ ने बहुत पब्लिसिटी गेन किया था, बिकॉज़ जो सिद्धार्थ शुक्ला की मदर थी ना, उन्होंने स्पेसिफिकली मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि मैं बीकेएस के रिचुअल के अकॉर्डिंग ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूँगी, तो इस वजह से उनको मीडिया अटेंशन बहुत मिला था, ब्रह्मा कुमारी को। तो ये सिद्धार्थ शुक्ला क्या बीके था? नहीं, नहीं मैम, वो एक्चुअली एक बिग बॉस वगैरह में उन्होंने काफ़ी फ़ेम लिया था। कुछ हम्म। सीरियल्स वगैरह किए हैं, बालिका वधू शायद, तो वहाँ से शहनाज गिल उनको फ़ेम से मिला था। उसकी शादी हुई हुई थी तो एक बार सरोज जी कह रही थी कि उनके हस्बैंड पता नहीं कुछ करा दिया और ये लोग कुछ ब्लैक विडोज टाइप के। शहनाज़ गिल अनमैरिड है, शादी नहीं, वो लोग लिविंग में थे। हम्म। शहनाज़ हाँ, गिल तो देखते थे। की अभी मैरिज नहीं हुई ये है। जो पायलट था, जिसकी वाइफ भी पायलट थी और वो बीके में एक बार आ गया था तो इन्होंने उसको बीके डिक्लेयर कर दिया, उसकी सारी एस्टेट रखवा ली। वो बेचारा विदेशी था और वो ओह! अच्छा, उसने अच्छा। बाद में शादी भी कर ली और लड़की के संग रह रहा था अपने घर में, लिव इन में। तो वो एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ और दोनों मर गए। और ओह! ओके। अभी उसकी लाश की शिनाख्त भी नहीं हुई कि ये पहुंच गए उसकी डेड बॉडी लेने।
कहने कि ओ, हमारी ये सारी एस्टेट जो है वो हमारी है, और वो उसके माँ बाप का अकेला लड़का था, तो ये कैसे हो गया कि वो अकेला बच्चा मर गया उनका? मतलब कितने ओके। लोग मरेंगे ऐसे? हम्म। हाँ, एक्चुअली ये सब चीजें हमें सामने नहीं आती ना, कैसे क्योंकि मरा इन्होंने था पूरा। सिद्धार्थ शुक्ला? कैसे मरा था? सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहे हो मैम आप? हाँ। उसको हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। हाँ, तो इतने ये यंग 20। लड़के को कार्डियक अरेस्ट कैसे आ सकता है? मेरे को ये बताओ। अब ये तो आई डोंट नो, ये तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया था कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। और ही वाज वेरी हेल्दी, और वो बहुत ही जिम वगैरह करते थे। अब उनकी फोटोज और वीडियोस देखोगे तो ही वाज लिविंग ए वेरी हेल्दी लाइफ। बट आई डोंट नो कैसे उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड ही डाइड। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये भी और देखो जितने भी ये लोग हैं इनको कूपर हॉस्पिटल ले जाते हैं, कूपर हॉस्पिटल में जो भी जाता है वो मर जाता है। मतलब मरे हुए लोगों को कूपर हॉस्पिटल में इनके कुछ हैं, वहां पर उसको भी ले गए थे ना, वो क्या नाम था उसका? सुशांत सिंह राजपूत, जिनका हाँ, केस काफी उसको भी उछला ले था गए मीडिया थे, में। हाँ। हाँ, ये कूपर हॉस्पिटल में कुछ इनके हैं। हाँ मैम, हाँ डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि वहीं पे ये लोग उनका जो भी आगे का प्रोसीजर्स है वहीं करते हैं। तो कुछ उनके डॉक्टर्स की मिलीभगत होती है वहां पे। हाँ, और पता है ऐसी कई सारी चीजें आती हैं जिनको खिला दो तो हार्ट जो है फेल हो जाता है। ओ, ओके, क्योंकि मुझे उस समय याद है 21 की बात है शायद ये। उस समय पूरे जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने कवर किया था कि ब्रह्मा कुमारी जी जो है सिद्धार्थ शुक्ला जी का जो लास्ट राइट्स है वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो बहुत मीडिया पब्लिसिटी उनको मिली थी। और उसी हम्म। टाइम शहनाज भी मधुबन गई थी। तो उसके बाद शिवानी बहन के साथ उनका एक दो पॉडकास्ट वगैरह भी हुए थे। और मुझे लगा कि शायद उन लोगों ने ट्राई किया होगा शहनाज गिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को। बट आई डोंट थिंक सो, वो शायद अग्री हुई नहीं। वो तो अपना वही मॉडलिंग लाइफ में रही। तो अब मुझे लगता है उनका कोई पॉडकास्ट आता नहीं है शिवानी बहन के साथ। तो मुझे उनको लगा होगा शायद ये तो फिर हमारी टाइप की नहीं बन रही है, शायद गिव अप कर दिया है। हाँ। क्योंकि शहनाज गिल की अभी एक लेटेस्ट मूवी भी आई थी, थैंक्स गिविंग, जिसमें उन्होंने काफी मतलब बहुत ही मतलब वल्गर सीन्स वगैरह डायलॉग्स वगैरह दिए हैं। तो उसके बाद शिवानी बहन के साथ उनका कोई पॉडकास्ट आया नहीं। तो हम्म। मुझे लगा शायद इन लोगों ने किनारा कर लिया हो कि मतलब ये तो ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेगी। तो शायद। हाँ, सरोज जी भी मेरे को अभी जो आई थी, सरोज जी भी एक बार ये कह रही थी कि भाई मेरे हस्बैंड को अभी तो नहीं कुछ करवा दिया दूर से, क्योंकि ये भी जब आने लगी थी बीके में तो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ओ, इनके नहीं मैम, हस्बैंड इसके नहीं बारे में चाहते तो मुझे पता इनके नहीं है। हस्बैंड हाँ। नहीं चाहते थे कि वो जाए बीके में। ओ, ओके मैम, ओके। तो नहीं, पता इसके नहीं बारे में तो आइडिया नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा से तो कोई इतना नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ ना कुछ खिलाना ही मतलब पड़ेगा। ओके मैम, ओके। पता नहीं मेरे को। हाँ, क्योंकि मुझे पर भी, क्योंकि हाँ, बहुत सारे मैं जब केसेस तक रही हैं हूँ मैंने उसमें। ऐसा तो कुछ प्रैक्टिस नहीं देखी है कि कुछ मिलाकर खिलाया हो। मतलब मेरे सामने तो मैंने नहीं देखा। सामने दिखा के थोड़ी देंगी, कैसी बात कर रही हो? मैंने भी उनके साथ बैठ के दीदियों के साथ काफी टोली वगैरह बनाई है तो प्रोग्राम्स के सबको सारी लिए। बहनों को नहीं पता होता, इनके कुछ स्पेशल गुर्गे हैं, वही करते हैं, ओके, और किचन में भी सबको नहीं बनाने देते ये। हम्म। अच्छा। मुझे बस ये पता है कि वो दृष्टि देते हैं, और हम्म। पूरा वो दृष्टि देके ही वो खाना जो है ब्राह्मण आत्माओं के पास पहुंचता है। बाबा की दृष्टि देते हैं और बाबा से लाइट लेते हैं। और बाकी तो मे भी हो सकता है जैसे आप कह रहे हो। हाँ। देखिए, अगर एक मर्डर हो गया या एक कोई हो गया केस तो हम सोच सकते हैं कि ऐसी बात हो, अगर कई सारे केसेस हो जाते हैं तो फिर शक आ जाता है। हाँ, मे बी मैम, इट कैन बी, बट हम्म। मतलब वही है ना, प्रूफ नहीं है तो हम फिर बात नहीं कर पाएंगे ना, यही बात है। हाँ, वही बात है। मतलब हाँ, कुछ में चाहिए, कोई विक्टिम चाहिए जो लड़का है ना स्ट्रांगली संजना आके जी, बोले हाँ उसने उसका देखा है। नाम था एक लड़का है जय शेट्टी। वो बेचारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, और उसको जो है कूड़ा बीनने में लगा दिया कि तुम आगे क्या करोगे। और अब बेचारा ओके, वो वही काम करता था, तो उसने देखे थे पैकेट्स बनते हुए, उसने आके चैनल पे बोला था। अच्छा, ओके मैम, हम्म। हो वाइट सकता है क्योंकि लिखे हुए, और उसने ये कहा था कि वो ना चीनी जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके पैकेट्स बन बन के जा रहे थे अहमदाबाद, पुणे। तो अगर चीनी होती तो चीनी के पैकेट क्यों बना के इतनी दूर, तो ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा, अगर चीनी है तो वहीं से लोकली खरीदी जा
जा सकती है। ओके मैम, हो सकता है क्योंकि मधुबन में जब हम सेवा करने जाते थे तो वहाँ पे एक टोली डिपार्टमेंट है, तो टोली डिपार्टमेंट में ना हमको अंदर जाना अलाउड नहीं होता है। मतलब जो नॉर्मल वहाँ पे भाई बहनें आते हैं तो बाहर ही सब टोली लाके रख देते हैं और हमको वहीं पे पैकेट्स वगैरह बनाने को बोलते हैं। तो अंदर जहाँ पे सब कुछ बन रहा है वो तो वहाँ पे तो एंट्री बैन है, वहाँ पे तो कोई अलाउड नहीं है। तो हो भी सकता है कि वहाँ पे कुछ इलीगल प्रैक्टिस हो रही हो, तो जब हमने देखा नहीं तो वही बात है, फिर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, हाँ, वो ही बात है। नहीं, वो मैं तो हाँ खाली जय शेट्टी का बता रही हूँ कि उसने जो बताया था, जो उसने हाँ, नहीं देखा मैंने था आपकी वो। देखी, वो स्ट्रीम पूरी देखी थी मैंने आपकी, जय हुँ। शेट्टी वाली स्ट्रीम पूरी देखी मैंने। और जैसे कुछ कुछ दादी दादी के कॉटेजेस है, जो बड़े बड़े भाइयों के जो कॉटेजेस है वहां सब एंट्री बैन होती है, वहां सब हम बाहर से ही देख सकते हैं क्या है। तो अंदर तो अगर जो भी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं वो तो अभी हाँ। सब कुछ सुनने के बाद ही हमें पता लगा है। तो वहां तक तो अच्छा, वहां एक तो सब बात कुछ है, व्हाइट वॉश ही रहता है। हमारे यहाँ जब खाना बनाते हैं तो दूसरों को दिखा के नहीं खाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बड़ा छुपा के खाते हैं, पर ये भी नहीं है कि दूसरों के खाने की तरफ देखना एक अभद्र बात समझी जाती है। मतलब जैसे कोई खा रहा हो तो हम उस तरफ नहीं देखते हैं, मतलब उसको प्राइवेसी देते हैं, क्योंकि ये एक इंडिसेंट बात है कि जब कोई खाना खा रहा हो तो आप उस तरफ देखें। अब देखिए, इंदिरा जी कह रहे हैं दृष्टि देना मतलब नज़र लगाना, मतलब डर कि कोई लगा। खा रहा है तो तुम उसको पहले से देख लो उसके खाने को, तो हमें क्या पता कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है? मतलब और तुम क्यों दे दो दृष्टि? अच्छी या बुरी हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारी दृष्टि। अगर हमें चाहिए होगी तो हम ईश्वर की दृष्टि लेंगे, तुम एक व्यक्ति की दृष्टि क्यों लें? राइट मैम, राइट राइट। यही वाली और बात मैं हाँ मैम, और मुझे एक जैसे मैंने बीके क्विट कर दिया है तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो अभी बीके में है, तो उनसे मेरी ऐसी चिट चैट होती है, बात वगैरह हो जाती है। तो मैंने उनको आपकी स्ट्रीम के बारे में बताया था हुँ, कि ऐसी स्ट्रीम चल रही है, और बाकी और भी कुछ लोग अवेयर है कि आपकी हुँ, स्ट्रीम चल रही है, नीलिमा बहन की चल रही है, और हुँ, अरुण जो भाई जी आपके स्ट्रीम में आते हैं, शायद वो भी हुँ, अपना कुछ अलग चला रहे हैं स्ट्रीम। तो उनका भी मतलब लोगों को पता है कुछ ना कुछ स्ट्रीम्स तो चल रहा है। तो मुझे बस इंटरनली एक बहन से पता लगा है कि डीएलएफ में एक भाई है, रत्नाकर भाई है, तो मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, कहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगी है। तो उन्होंने मतलब कुछ पुलिस कंप्लेंट फाइल की है गुड़गांव में, अ, हुँ, जो ये स्ट्रीम्स वगैरह चला रहे हैं उनके अगेंस्ट। तो वो बहन ने मुझे फोन करके बोला कि तुम ऐसी स्ट्रीम्स वगैरह ज्वाइन मत करो कि कल को तुम्हारे ऊपर भी लीगल एक्शन हो जाएगा। तो मैंने बोला मैंने को तो कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने कहा मेरे साथ जो हुआ वही हुँ, बोला है, और मैंने ऐसी कोई चीज रिवील नहीं करी है किसी को हुँ, हमने। और मैंने बोला वहां पे कोई किसी को बदनाम भी नहीं कर रहा है, जो जो सबके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और बाकी कोई फॉल लैंग्वेज वगैरह तो यूज नहीं हो रही। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कुछ उनका प्लान बन रहा है कि वो कुछ लीगल एक्शन वगैरह लेंगे। तो हुँ। मैंने फिर ठीक है, मैंने वो भी बात को ऐसे इग्नोर कर दिया। कल ले रहे हो तो आज ले लें। मेरे को तो कोई एक आया था, जो है ब्रिजवासी नाम का बंदा मेरे चैनल पे बोल रहा था कि हमने आपके खिलाफ एफआईआर की है। मैंने कहा तो फिर तुम मेरे चैनल पे आए ही क्यों? हाँ मैम, एक्चुअली उन्होंने मुझे मुझे आपका, नीलिमा दीदी का और तुम मेरे चैनल पे अरुण भाई जी का वो नाम कर लिया रहे है। हो। देखो, मुझे औरों का स्ट्रीम्स के बारे में मत बताओ यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं पता वो लोग कैसे हैं, और मैं किसी के उसके बारे में यहाँ पर प्रमोशन और वो सब नहीं स्टार्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी राइट और के राइट मैम। स्ट्रीम्स के बारे में नहीं नहीं नहीं, बात बस करती। मुझे पता चला कि आप 3 लोगों का जो है, 3 लोगों के नाम से वो लोग एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर हाँ, कर मुझे दिया तो है या पता है करने कि वाले हैं? एफआईआर कर चुके हैं, या जो भी है तो करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी कोई भी चीज़ जो है वो वैसी नहीं है, ओरिजिनल मेरा कंटेंट है। मेरे लोग हाँ, अपने तो मैंने खाने को बनाते मैंने हैं भी तो एक्चुअली आपकी जो वैसे स्ट्रीम्स है नहीं है मैंने उसमें वही सुना। संजना जी, मैं औरों का नहीं जानती, पर मैं कनाडा में बेस्ड हूँ और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहाँ इंडिया पर में लोग भी है ना। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक के खिलाफ बोल सकते हैं, हाँ, ठीक है? इंडिया में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब वो हाँ, ऐसे तो कुछ मुझे नहीं पता कर। इंडिया में है कि नहीं, पर यहाँ तो है। ओके ओके ओके। नहीं, मुझे भी यही लगा क्योंकि हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, और कोई हमने फॉल बात भी नहीं करी है, और कोई जो भी है सब लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे कोई घबराने की तो बात नहीं है। ठीक है, तो आज तो का स्ट्रीम में एंड में आपको कुछ बोलना है कि वो सतयुग के बारे में, वो जो स्ट्रीम है कि बेक्ड फूड्स के बारे में, तो फिर स्ट्रीम क्लोज करेंगे। हाँ नहीं मैम, मैं तो वही कहूंगी जो सतीश भाई जी ने कहा था कि सतयुग जो है वो
बीकेएस के अकॉर्डिंग तो पता नहीं, वो इमेजिनेशन ही एक तरीके से, बाकी जब सत्युग को आना होगा तो आ ही जाएगा। बाकी अब इनकी बातें तो पचकानी सी लगती है, अब वो सब मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ सुनने में। जूस है, क्या है, फल है, फ्रूट है, बस अब मैं कोई इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ उनकी बातें सुनने में। और मैं तो आपकी बातें कि भाई आपको कह रही है कि भाई स्ट्रीम मत सुनो वरना तुम भी फंस जाओगी, इसी से पता चलता है कि ये लोग कितनी डरपोक हैं और कितनी अनएथिकल है। मतलब कल को मेरे खिलाफ कोई कुछ बोले तो मैं तो कहूंगी जरूर बोलो, ताकि मुझे भी पता चले मैंने कुछ गलती की है तो मैं अपने आप को सुधार लूं। मतलब कि हम सब अच्छे दिशा में जाना चाहते हैं, सतोगुण की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर कोई किसी को मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो बल्कि मैं तो अगर मैं तो उसके ग्रेटफुल रहूंगी कि वो मेरे को बताए अपना एक्सपीरियंस, ताकि अगर मैंने कुछ गलत किया है जिसका कि मुझे पता ना हो और अनजाने में करा हो तो मुझे पता चल जाए और मैं माफी मांग लूं उससे। तो मतलब कि मैं तो उन लोगों के कृतज्ञ रहती हूँ जो मेरी गलतियां मेरे को बताएं, ताकि मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करने का एक मौका मिले। और ये लोग कितनी अनएथिकल और कितनी मतलब असुरानिया हैं ये लोग, असुर हैं। क्योंकि जो ये बात ये आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी बात छुपा लो, आप अपने बारे में मत बताओ, मतलब इनकी दोष मत बताओ, और जो है डर जाओ और बंद कर दो बोलना, तो ये ही आसुरी भाव हैं। आप ये बताओ कि जो व्यक्ति सच्चा है वो तो ये यही कहेगा ना कि जरूर बोलिए और हम भी जानेंगे, अगर हमने कुछ बुरा किया है तो हम क्षमा मांगेंगे। जो और मैम गुंडा होगा जो गुंडा होगा इनकी तो वही तो मुरलियों में बोलेगा ही तू मत बोल, तू मत बोल, करे वो तू आपका मत मित्र है। बोल। हाँ, ये तो अगर ये वो क्रिटिसिज्म को वेलकम करेंगे नहीं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे वो, मतलब उसको ठीक कैसे करेंगे? जब लोगों का क्रिटिसिज्म सुनेंगे तभी तो उसको एड्रेस करके वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो उनको मुझे बिल्कुल लगता है इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। हर एक चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। मतलब कि मैं अगर कोई तुम्हारी चीज को बंद करवा रहा है तो वो गुंडा ही है ना। और कौन होता है गुंडा? गुंडा तो वही है ना जो अगर आप कोई वेबसाइट खोलें, कोई यूट्यूब चैनल खोलें, कोई बात करें और ऐसी बात करें जो जब आप प्रमाण दिखा के बात कर रहे हैं फिर भी दूसरा कह रहा है कि तुम बंद कर दो, तो वो गुंडा ही है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। आप इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और देखिए हम सबके प्रयास से लोगों की, हिंदुओं की आंखें खुल जाएंगी और ये इस्लामिक पंथ में जो है हिंदू जाने से बच जाएंगे। तो ये हिंदुओं का जीवन आपके हाथ में है, हर एक व्यक्ति के हाथ में है। आप जितना ज्यादा इसको फैलाएंगे उतना ही ज्यादा लोगों की आंखें जागृत होंगी। और आप देखिएगा कल जरूर 8 बजे से, तो मैं नहीं होंगी तो ये ऐसा नहीं है कि मूवी रिपीट होगी या कुछ होगा, तो आप लोग 8 बजे से पहले आ जाना, 5 मिनट पहले ही आ जाना, क्योंकि मूवी ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कंप्यूटर से टाइमिंग स्केड्यूल्ड है, तो वो अपने आप ही ठीक टाइम पे शुरू हो जाएगी। तो आप लोग अवश्य 5-10 मिनट पहले आ जाना। टिकट्स फ्री हैं और पॉपकॉर्न लेकर आना जरूर, और मिलते हैं कल। और मतलब मैं तो होंगी नहीं, मैं अपने यहाँ से देखूंगी और आप वहां से देखिएगा, बाद में मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं कोई फिल्म मेकर नहीं हूँ और मैंने ऐसा कोई काम पहले से किया नहीं है। मैं तो बस एक छोटी सी प्रमाण इकट्ठे कर करके एक जगह से, और कई चीजें आपको पहले से पता होंगी, मैंने अपने स्ट्रीम्स में तो बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर करा है, और इसमें तो मैंने बस एक ऐसी बता दिया है शुरू से लेके एंड तक, ताकि जिसको बीके के बारे में नहीं पता है उनके लिए बड़ी अच्छी मूवी है, 1.5 घंटे की। आप उसको भी आगे फॉरवर्ड जरूर करिएगा। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। और लोगों को प्लीज बता दीजिएगा कि कल मूवी है। मेरा मतलब बीके वालों को नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाएगी तो फिर वो बेचारी जल जाएंगी बहुत ज्यादा। तो आप जो है नॉन बीके लोग जो है हमारे हिंदू सनातनी, उनको अवश्य अवगत करा दीजिए इस मूवी के बारे में, ताकि सब तैयार रहें देखने के लिए। राम राम।